नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम्। दव्वा विस्सहावा लोगागासे सुसंठिया जेहिं विट्ठातिलाय विसया धनसे हम तेजिणे सिद्धे। चर्चा का विषय है नए। रात्रि कालीन चर्चा का विषय चल रहा है नए। तो नए के संदर्भ में अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि नए किसे कहते हैं, वस्तु के प्रतिपादन को नए कहते हैं, है ना। अभी व्यवहार नए के संदर्भ में किसी को कोई डाउट है तो अभी मुझसे क्लियर कर लो, क्योंकि जो निश्चय नए है समझने की अपेक्षा से वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा अगर आपको व्यवहार ने समझ में आ गया है तो। जो सर मेहनत है ना, मेहनत। हाँ बोलो। सद्भूतार्थ व्यवहार में जो है, जो अनुपचरित है, वो ओनली पॉजिटिव सेंस में ही है। जैसे कि आत्मा को केवल ज्ञान हुआ, आत्मा को मोक्ष हुआ, वो। और इसमें कुछ भी ऐसे क्रोध राग द्वेष की बात नहीं है ना। अनुपचरित में नहीं है। जो अनुचरित अनुपचरित में। सद्भूत बाधा, हाँ, जो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने है वो आत्मा में प्रकट होने वाले पूर्ण शायिक भाव की अपेक्षा को कथन करता है। जो पूर्ण शायिक भाव है, अंतर कितना है कि वो कभी भी डायरेक्ट वे में नहीं कहता आत्मा को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अथवा आत्मा ने केवल ज्ञान प्रकट किया, अथवा मुझको केवल ज्ञान प्रकट करना करना है, अथवा मैं केवल ज्ञान प्रकट करने वाला हूं। इस प्रकार से कथन करता है वो, ठीक है ना। लेकिन उसका जो टोटल विषय है, जो उसका टोटल सब्जेक्ट है, वो आत्मा में प्रकट होने वाले पूर्ण शायिक भाव है। पकड़मा ही बात। पूर्ण शायिक भाव समझते हो, पांच भावों में शायिक भाव समझते हो किसे कहते हैं, है ना। कि सारा कर्म कुछ के क्षय जैसे, हो जाना, सब जैसे कुछ हाँ, सब जैसे कुछ ज्ञान, क्षय हो गया। हाँ सब कुछ क्षय खत्म। हो जाना, तो ज्ञान के संदर्भ में जब हम्म। ज्ञान संबंधी सारे कर्म क्षय हो जाएंगे तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। हाँ। ऐसे सब। दर्शन के संदर्भ में दर्शन संबंधी सारे कर्म क्षय हो जाएंगे तो केवल दर्शन प्रकट होगा, हम्म। है ना। इसी प्रकार से जो आपके अंतराय आदि के कर्म है हम्म। ना। और क्या नाम है, और कौन से हैं, केवल दर्शनावरण, केवल केवल ज्ञानावरण, अंतराय, मोहिनी है। तो मोहिनी आदि के क्षय हो जाने पर और अंतराय आदि के क्षय हो जाने पर जो पूरा शायिक भाव प्रकट होता है वो। और जैसे सिद्ध अवस्था है, तो आठों कर्मों के संपूर्ण क्षय हो जाने पर सिद्ध अवस्था का प्रकट होना, है ना। तो इस प्रकार से जो पूर्ण कंप्लीट कंप्लीट पर्याय की बात करेगा, ऐसी पर्याय जो कंप्लीट है अपने आप में, उससे उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता उसके अंदर। समझ नहीं बात। लेकिन क्या है इसकी ट्रिक, क्या है कि वो भेद के साथ कह रहा है उस बात को, भेद के साथ कह रहा है, बस इतनी सी बात। अगर आप व्यवहार ने के चारों ही प्रकार के पक्षों को भली प्रकार से समझ गए तो निश्चय ने आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। क्योंकि सारी मेहनत जो है व्यवहार ने में है, निश्चय ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने व्यवहार ने को भली प्रकार से समझ लिया तो निश्चय ने बहुत आसानी से समझ जाएगा। अब देखो, समझने में जो वे है, समझने का जो वे है वो है ऐसा कि व्यवहार पूर्वक निश्चय समझा रहे हैं हम। मैंने पहले व्यवहार में समझा रहे हैं और फिर निश्चय से नहीं समझा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। प्रगट पहले, निश्चय ने पहले समझ में आना चाहिए, तब व्यवहार ने समझ में आता है। यानी ज्ञान का विषय निश्चय ने हो, निश्चय ने की विषयभूत वस्तु हो, तो व्यवहार ने आपके समझ में आया है, ऐसा कहा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। आप लोग सब अपने आप को दर्पण में देखते हैं, देखते ना, शीशे में, मिरर में, अरीसा में, अब आप अपने आप को देखते हैं, निहारते हैं। तो जो दर्पण में दिखाई देता है वो कौन है, कौन है वो जो दर्पण में दिखाई देता है, शीशे में दिखाई देता है। अरे शीशा देखते हो ना सब, नहीं देखते? शीशे का ही मैं दिखती प्रतिबिंब। हूँ, मेरे हाँ ऑपोजिट दिखती हूँ।
हाँ मैं, वो तो ठीक है, प्रतिबिंब। वो कोई बात नहीं, वो अपोजिट दिखता हूँ, और क्या नाम है, वो दर्पण की पर्याय दर्पण में, सब भूल जाओ, ये सब बातें नहीं कर रहे शरीर हैं हम, शरीर ही दिखता है हमारा, शरीर है ना। दिखता है, ये आत्मा नहीं हाँ, दिखती है। ये शीशे ये की शरीर ऐसा आत्मा ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये सब की जरूरत नहीं है आपको। मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो, पंडित हो, शरीर दिखेगा आदि आदि ये सब नहीं पूछ रहा मैं आपसे। अब दूसरी क्लास के, फर्स्ट क्लास के बच्चे बन जाओ एकदम। ये बोलो, शीशे में अपने आप को देखते हो या नहीं देखते? अपने आप को देखते देखते हैं। हैं ना अपने आप को, हम देखते हैं हम शीशे में। तो जो शीशे में दिखाई दे रहा है वो कौन है? मैं हूँ। प्रतिबिंब। मैं हूँ, कि मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ। तो असली मैं कौन है उसमें? मैं वाला मैं असली हूँ, जो शीशे में दिखाई दे रहा है वो असली है? मैं असली। मेरी बात को ध्यान से समझना बहुत। असली वाला मैं कौन है? कि मैं, जो मैं खड़ा हूँ सामने, वो असली है, या जो शीशे में दिखाई दे रहा है वो असली है? दोनों सोच समझ ही के आंसर नहीं, देना। नहीं, दोनों ही नहीं। अरे थे, अरे मैं भैया मैं मुझे, असली हूँ, मैं ही असली मैं हूँ। असली हूँ वरना। शीशे वाला तो एक मिनट, रिफ्लेक्शन है। हाँ, जो कह रहा है कि दोनों ही असली नहीं है, कौन है वो? हेमल जी, दोनों असली कैसे नहीं? आप असली नहीं हो, नकली क्योंकि हो। नहीं नहीं, मैं तो हूँ, मगर मैं जो हाँ, सचमुच में हूँ वो मैं नहीं अरे हूँ। उसकी बात नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं कर रहे हम। अच्छा। वो किताबों में जो मैं पढ़ा है ना, आपने किताबों में पढ़ा भी, अनुभव में नहीं आया वो। उसकी बात नहीं नहीं कर आया रहे है। हम। ठीक है, हाँ, अभी समझो ध्यान से। अभी बिल्कुल सिंपल सच्चा वे जो हम महसूस करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हमने शास्त्रों की बातों को नहीं पढ़ा। अभी हमें निश्चय व्यवहार की कोई खबर नहीं है। अभी मैं आत्मा हूँ ये सब हमको नहीं मालूम। एक मिनट के लिए सब भूल जाओ, भूलना कभी नहीं, अभी एक मिनट के लिए भूल जाओ, यानी कि गौण कर दो। तो क्या कहते हैं कि जो शीशे में खड़ा है वो मैं हूँ, या मैं हूँ? कौन मैं? असली मैं कौन है? तो आप कहते हैं कि असली मैं हूँ, जो शीशे में खड़ा है वो मैं असली नहीं है ना, आप ऐसा कहते हैं। जरा सोच समझ के बोलो, वो असली नहीं है, नकली है वो। अगर आप उसको नकली कह रहे हो, तो आप भी नकली सिद्ध हो जाओगे, क्योंकि वो आप ही हो। और वो अगर मेरा आप असली गे हो, है, गे है अगर वो। वो अभी समझो, फिर यार, भैया गे गायक और ये सब मत बताओ, हमें मालूम है आप हमसे ज्यादा जानते हो। ठीक है ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हम मैं आपसे ही, बिल्कुल प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल और बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। अगर कि अगर अगर आप अगर कहते मैं हो, असली हूँ, अगर मैं असली हूँ, तो उसको भी असली मानना पड़ेगा। हम्म, और अगर वो नकली है, तो फिर मैं भी यहाँ पे नकली ही सिद्ध होऊंगा, क्योंकि वो एक्चुअल में तो रिफ्लेक्शन मेरा ही है ना, मेरा ही है ना। अगर मान लो मैं नहीं हूँ, असली वाला नहीं हूँ, तो क्या वो नकली जिसको हम कह रहे हैं वो शीशे में दिखाई देगा? बोलो, कुछ बात समझ में आती है? नहीं दिखाई देगा ना। मेरे बिना, मेरे बिना तो शीशे में मैं अपने आप को देख सकता दिखेगा नहीं। ही नहीं। अगर मुझे शीशे में मुझको देखना है, तो उसके लिए मेरा होना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझो इस बात को। अगर तुम्हें ये उदाहरण समझ में आएगा ना, तो निश्चय व्यवहार की आत्मा समझ में आ जाएगी। वो निश्चय व्यवहार है क्या, उसका सोलफुल, उसका फ्रूटफुल आंसर क्या है, वो भाव क्या समझाना चाहते हैं? मैं हूं तो ही मैं दर्पण में दिखूंगा, मैं नहीं हूं तो मैं दर्पण में नहीं नहीं दिखूंगा। दिखूंगा। ये तो क्लियर बात है ना। अब मैं असली हूं या जो दर्पण में दिख रहा है वो असली है? कि इस असली के बिना जिसको मैं नकली कह रहा हूं वो नहीं दिख सकता, एक बात। और अगर वो नकली है, तो सीधी सीधी सी बात है, मैं भी नकली हूं, क्योंकि मेरा ही वो रिफ्लेक्शन है। कुछ बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? दर्पण में दिखने वाला नकली है, दैट मीन्स मैं भी नकली हो जाऊंगा। अब इतनी सी बात समझनी है हमको, ये सारा खेल है। कि जिस अपेक्षा से आप दर्पण में दिखने वाले को नकली कह रहे हो, बस उसी अपेक्षा से व्यवहार ने झूठा है। क्या कहा? बात समझ में आई? एक बात, जिस अपेक्षा से आप दर्पण में दिखने वाले मैं को, अपने आप को, कि जो शीशे में दिख रहा है ना भैया वो नकली है, जिस अपेक्षा से आप उसे नकली कह रहे हो, आपके मन में वो जो भी अपेक्षाएं है, एक, सबसे पहली बात तो आप उस अपेक्षा को कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे कि वो नकली है। समझे? अगर मेरे जैसे तार्किक से बहस करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ अनुभव की बात है, ये सिर्फ हमारे समझने की बात है, कि हम ये जानते हैं कि मैं तो मैं ही हूं, मैं दो रूप से नहीं हूं। वो मेरा रिफ्लेक्शन है, मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मेरा ही रिफ्लेक्शन होते हुए भी वह मैं नहीं है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? वह मैं नहीं। मैं अगर यहाँ हाथ हिलाऊंगा, तो वहां दर्पण में हाथ हिलेगा या नहीं हिलेगा? अब मैं आपसे ये पूछूं कि दर्पण में जो हाथ हिला रहा है वो कौन है? बोलो।
और अभी तो आप कहते हैं वो नकली है, वो मैं नहीं हूं। अभी तो आपने ये कहा कि वो तो नकली है, वो तो मैं नहीं हूं। अब आप कैसे कह रहे हो कि दर्पण में जो हाथ हिला रहा है वो मैं हूं? ये कैसे कह दिया आपने? मेरी बात समझना बड़े ध्यान से। कैसे सिद्ध करोगे वो नकली है? तो ये एक्चुअल में तो नयों की जो जो भावात्मक अपेक्षाएं है, वो ज्ञानी के ज्ञान में है, अवक्तव्य है, उसको कहा नहीं जा सकता। वो अनुभव गम में है, अनुभव से ही समझ में आएगी। हमने अपने मन की बात आपसे आपसे कन्वे करने की कोशिश तो की, बट हमारे कन्वेक्शन में जो भी हम कन्वे कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर तो वही है जो हम समझ पा रहे हैं और जो आप समझ पा रहे हो। ना आप कह पा रहे हो ना हम कह पा रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात समझ में आती है? हमने कहा वो नकली है, तो शीशे में यहाँ मैंने हाथ हिलाया और शीशे में भी हाथ हिला, तो जो शीशे में हाथ हिला रहा है वो कौन है? कौन है नकली? ऐसा कह ही नहीं सकते आप। आप तो ये सॉरी कहोगे मैं सर, हूं। अब लेट हो गए आपने तो, आज। है ना, बिल्कुल हो गया ना, जैसे वो फंस गया था वकील कि अगर जीतूंगा तो ही मैं तुम्हारी फीस दूंगा। और वो जीते या हारे, दोनों ही सूरतों में तो फीस नहीं देगा ना। याद है उदाहरण? भूल गए? याद है ना? व्यवहार का एक उदाहरण समझाया था। ऐसे ही ये समझो कि दर्पण के सामने खुद को खड़ा करके देखो कि कौन असली है और कौन नकली है। कि दर्पण में जो दिख रहा है वो मेरे बिना नहीं है। हो सकता है मेरे बिना, हो सकता है। इस ये बात तो कंफर्म है ना आपको? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? कंफर्म है ना एकदम? आप सब कल क्या कह रहे थे? व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है। बोलो भैया, असली पूर्वक नकली होता है या नकली पूर्वक असली होता है? बोलो। वस्तु बिंब पूर्वक प्रतिबिंब होता है या प्रतिबिंब पूर्वक बिंब होता है? क्या समझे? जो बिंब रिफ्लेक्शन है, पूर्वक, बिंब पूर्वक हाँ, प्रतिबिंब होता है। रिफ्लेक्शन कैसे होगा? रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्ट करने वाला लेकिन पहले सर, चाहिए, रिफ्लेक्शन तो बाद अगर में होगा। दर्पण समझो? कर, हाँ, बोलो 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 बोलो, क्वेश्चन पूछो। नहीं, जैसे आप तो क्या? कह रहे हैं कि अगर मैं हाथ हिलाऊंगा तो ही वो हाथ हिलाएगा, तो वो हाँ जैसे अगर मैं असली हूं तो वो भी असली है। लेकिन हाँ मैं हाथ हिलाऊंगा तो वो हिलाएगा, वो हाथ नहीं हिलाएगा। वो हाथ हिलाए तब हाँ। मैं हिलाऊं, तो मैं ना, तो हम बोल सकते हैं ना। मैं जवाब दूंगा ना इसका, चिंता नहीं करो। ये हम कह रहे हैं कि वो हाथ ही नहीं हिला रहा, इसलिए मैं भी नहीं हिला रहा। नहीं है उसका मन हिलाने का। क्यों? आप नहीं है उसका मन हिलाने का, नहीं हिला रहा वो नहीं कह रहा आपसे आप हाथ हिलाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन आप हिलाओगे तो वो हिलाएगा। अब हम पूछ रहे हैं कि जो हिला रहा है वो कौन है, और जो नहीं हिला रहा है वो कौन है? इस तर्क के चक्कर में मत पड़ना, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं पड़ना। अभी तुम समझो ध्यान से जो मैं समझाना चाहता हूँ। अभी जो मेन बात है वो समझो आप। क्या कहता है कि बिंब के बिना प्रतिबिंब नहीं होता। पकड़ में ही बात, बिंब के बिना प्रतिबिंब नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, तभी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज तो हो नहीं सकता। ऐसे ही निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। क्या कहा? पकड़ में ही बात। हम कहते हैं कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, हम समझने समझाने में, कहने में, अन्य को ज्ञान कराने में ऐसा कह सकते हैं कि पहले व्यवहार की समझ कराते हैं फिर निश्चय की समझ कराते हैं। लेकिन वास्तव में, एक्चुअल में, निश्चय के बिना, निश्चय के बिना दर्पण में दिखने वाला व्यवहार नहीं होता। हो ही नहीं सकता। बात पकड़ में आएगी? पहले बिंब चाहिए, फिर प्रतिबिंब होगा। व्यवहार क्या है? व्यवहार वास्तव में प्रतिबिंब है। मैं नहीं हूं, दर्पण में मैं नहीं हूं, और फिर भी मैं दर्पण में हूं, ऐसा कहते हैं। क्या? व्यवहार का क्या है पहला भेद, पहला उसका तर्क क्या है, लक्षण क्या है उसका? कि जैसा नहीं है वैसा है, ऐसा कहते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं? दर्पण में मैं नहीं हूं, मैं दर्पण में हूं, फिर भी ऐसा कहते हैं। जो दर्पण में दिख रहा है वो मैं हूं। ऐसे ही इस देह में जो दिख रहा है वो जीव है। ये जो पाप कर रहा है ये जीव है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? देह जीव नहीं है, लेकिन देह को जीव कहते हैं, जैसे दर्पण में मैं हूं ऐसा कहते हैं। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, ये हमेशा जिंदगी में याद रखना, भूलना मत कभी। अगर मैं नहीं हूं तो प्रतिबिंब कैसे होगा? वस्तु ही नहीं है तो व्यवहार कैसे होगा? तो ये निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। इसका मतलब, इसका भाव क्या है वो समझा रहा हूं पहले तो आपको। हम कहने में, समझाने में,
कथन पद्धतियों में व्यवहार का प्रयोग पहले करते हैं, वो जुदी बात है। परंतु मेरे बिना, जैसे मेरे बिना प्रतिबिंब नहीं हो सकता, ऐसे ही आत्मा को समझे बिना, वस्तु को समझे बिना ना निश्चय हो सकता है ना व्यवहार हो सकता है। मेरे हुए बिना दर्पण में मेरा प्रतिबिंब नहीं हो सकता। इसी प्रकार निश्चय के भाव को समझे बिना, निश्चयात्मक वस्तु को समझे बिना किसी को व्यवहार समझ में नहीं आ सकता, तीन काल में समझ में नहीं आ सकता। कोई ये समझे कि मुझे निश्चय की तो खबर नहीं है परंतु व्यवहार की पूरी खबर है, तो यह महा असत्य है। क्या कहा? क्यों? क्योंकि बिंब के बिना प्रतिबिंब होता ही नहीं है। समझ में ही बात? नहीं समझ में आई? आप भले ही व्यवहार का प्रतिपादन बहुत बढ़िया कर दें, लेकिन आपको व्यवहार की समझ नहीं है। व्यवहार की समझ किसको है? व्यवहार का ज्ञान किसको है? व्यवहार को कौन जानता है? जो निश्चय को जानते हैं वही व्यवहार को जानते हैं, वही व्यवहार को समझ सकते हैं। उन्हीं को हम व्यवहार का ज्ञानी कह सकते हैं, अन्य को हम व्यवहार का ज्ञानी नहीं कह सकते। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? ये निश्चय व्यवहार की आत्मा, ये समझो ध्यान से इस बात को। बिंब के बिना नहीं होगा, क्या नहीं होगा? प्रतिबिंब नहीं होगा। व्यवहार वास्तव में क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन है निश्चय का, लेकिन नाम अलग अलग आएंगे वहां पे भी। वो मैं समझाऊंगा कैसे, क्यों, किस प्रकार। अब विडंबना क्या है? निश्चय को हम नहीं जानते। निश्चय को नहीं जानते मतलब वस्तु को नहीं जानते। तो हम तुम्हें व्यवहार पूर्वक क्या समझाते हैं? निश्चय समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना चेहरा देखना है, तो कहाँ देखोगे? बोलो। सीधी सी बात शीशे में। है ना? शीशे में देखोगे। अब आत्मा के साथ ऐसा नहीं है, घबराओ नहीं, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है कि जो अपने चेहरे के नहीं जानता, जिसने कभी अपना चेहरा नहीं देखा, हम उसको कितना वर्णन करें, कितना व्याख्यान करें उसके चेहरे का, जब तक वो देख नहीं लेगा, जब तक वो स्वयं देख नहीं लेगा, तब तक क्या नहीं होगा? उसको तसल्ली नहीं होगी कैसा दिखता हूं। अब कैसा दिखता हूं ये समझाना है, किसको समझाना है? जिसने कभी खुद को नहीं देखा उसको समझाना। तो कैसे समझाएंगे, कैसे दिखाएंगे? उसके सामने दर्पण लगा ला के रखेंगे। रखेंगे नहीं रखेंगे? लेकिन जो दर्पण में है वो तू नहीं है, ये भी तुझे समझना पड़ेगा। तो दिखता तो है ऐसा, लेकिन ये तू नहीं है। क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? नहीं समझ में ना? जो दर्पण में दिख रहा है, जो दिख रहा है वो दिख तो तू ही रहा है, लेकिन तू दर्पण में नहीं है। हूं क्या मैं दर्पण में? हूं क्या? बोलो, ये दर्पण में कौन है? देखो, चंद्रमा, वो तुमने वो कविता सुनी होगी सेवन्थ एट्थ क्लास में, एट्थ क्लास में। कृष्ण जी जो है वो अपनी मम्मी से, अपनी माँ से ये कहते हैं कि मुझे चंदा चाहिए अपने घर पे, ये चंदा मामा जो है मुझे अपने घर पे चाहिए। और उन दोनों के बीच में बड़ी जद्दोजहद हो जाती है और कृष्ण जी सब खाना पीना छोड़ के बैठ जाते हैं। और वो कहते हैं कि जब तक चंद्रमा घर पे नहीं, जब तक चंदा मामा घर पे नहीं आएंगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है ना? अब वो मुझे कविता तो याद नहीं, उसका भाव याद है। तो बहुत जद्दोजहद होती है, बड़ी मशक्कत के बाद उसकी मम्मी एक उपाय निकालती है, यशोदा। क्या उपाय निकालती है वो? कि वो एक परात में पानी भरती है। वो कहते, पहले वो समझाती है कि चंदा मामा रात में आएंगे, दिन में नहीं आते वो। तो वो कहता है कि फिर मैं रात में ही खाना खाऊंगा। वो सारे दिन भूखा रहता है कि जब मामा आएंगे तभी खाऊंगा। ठीक है ना? तो वो एक क्या वो उपाय निकालती है कि वो पानी भरती है एक परात में, उसको आंगन में रख देती है। और जब चंद्रमा निकलता है तो उसका रिफ्लेक्शन उस पानी में पड़ता है। वो कहते हैं देख देख मामा घर आ गए। है ना? अब ये बताओ, चंद्रमा उसके घर आया या नहीं आया? है? ऐसे ही आप दर्पण में हो या नहीं हो? कुछ बात समझ में? वो परात में चांद है या नहीं है? क्या समझे? वो परात में जो उसने प्लेट में पानी भरा था और उसमें चंद्रमा का रिफ्लेक्शन दिख रहा था, तो उस प्लेट में पानी है या चांद है? पानी है। पानी। चांद तो नहीं है। है ना? ऐसे ही दर्पण में मैं हूं या सिर्फ दर्पण है? सोचो ध्यान से। दर्पण। जैसे 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 उस प्लेट के अंदर चांद नहीं हो सकता, ऐसे ही दर्पण में मैं भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं हूं, ऐसा कहते हैं। व्यवहार का क्या क्या नियम है? व्यवहार का जैसा नहीं है,
जो बात एक्चुअल में नहीं है, लेकिन कहते हैं ऐसा है, ऐसा कहते हैं। इतना ही सत्य है और इतना ही असत्य है। कितना सत्य असत्य है कि मैं दर्पण में नहीं हूं, जितना यह असत्य है उतना ही व्यवहार असत्य है। और जितना मैं दर्पण में हूं यह बात सत्य है, उतना ही व्यवहार भी सत्य है। क्या समझे? कुछ भाई समझ में नहीं, समझ में थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। यही तो नहीं है ना दुधारी तलवार। ये ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ धार है, इसकी दोनों तरफ से चलेगी ये, और दोनों तरफ से इसका बैलेंस करना पड़ेगा आपको। आप उसको सर्वथा निषेध करो, सर्वथा झूठा है, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको कहो 100% सच है, ऐसा भी नहीं हो सकता। भाई 100% झूठा, इतना झूठा जितना मैं दर्पण में दिख रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैं हूं शीशे में खुद को देखकर, जितनी ये बात झूठी है उतना ही व्यवहार झूठा है। और जितनी बात ये सच्ची है कि जो दर्पण में दिख रहा है वो मैं हूं, क्या कहा, उतना ही व्यवहार भी सच्चा है। अभी कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपके दिमाग को खोल रहा हूँ कि थोड़ा खोलो, इसे थोड़ा सा हिमांशु जी, एक्सरसाइज में लेकर आओ। हाँ बोलो। हिमांशु जी, आपने जितना भी हाँ अब तक बताया ना, इज जस्ट हाँ टू मेक द पॉइंट ऑफ इट इज नॉट फुल्ली अनट्रू एंड इट इज नॉट फुल्ली हाँ। ट्रू। यही ये पॉइंट फुल्ली बनाने का प्रूव्ड था है, ना। ये फुल्ली प्रूव्ड है, ये फुल्ली अनप्रूव्ड तो इसके अंदर एक पॉइंट भी नहीं है। नहीं, यही ट्रू तो बात ट्रू, है ना। यही हाँ ट्रू प्रूव है ना। किया ना आपने कि इट हाँ इज देखो, नॉट फुल्ली ट्रू एंड इट इज फुल्ली ट्रू, बोथ एग्जिस्ट। सच और झूठ के बीच में एक रैशनल होता है। ट्रू और फॉल्स के बीच में होता है, ये रैशनल कहते हैं इसको। रैशनल समझते हो? सम्यक। सच और सम्यक में अंतर होता है। क्या कहा? सच अच्छा, और सम्यक। सम्यक में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। ये सच नहीं है, ये रैशनल है, ये सम्यक भाव है वस्तु का। कुछ बात समझ में आती है नहीं थी? नित्य है ये सच है, अनित्य है ये भी सच है। फिर क्वेश्चन उठेगा जो नित्य है वो अनित्य कैसे हो सकता है, जो अनित्य है वो नित्य कैसे हो सकता है? ये रैशनल है। उसके नित्य अनित्य भाव को एक साथ स्वीकार करना। समझ में आएगा, घबराओ मत। मेरे को आपको नित्य नित्य के चक्कर में नहीं फंसाना, मुझे आपको क्या समझाना है वो समझ लो ध्यान से, कि सर, निश्चय इस व्यवहार को पे समझना है। इस पर अनेकांतवाद अप्लाई करेंगे क्या? हाँ अनेकांतवाद ही है निश्चय और व्यवहार। क्या है? अनेकांत का ही तो भाव है, स्यादवाद। बिना अनेकांत के, बिना वस्तु के कैसा स्यादवाद? स्यादवाद प्रतिपादन किसका करता है? स्यादवाद कहता किसको, समझाता किसको है? अनेकांत को समझाता है ना। अनेकांत का दूसरा नाम वस्तु है। अगर अनेकांत को गायब कर दो, आप वस्तु को हटा दो, तो स्यादवाद क्या करेगा? क्या काम रह गया उसका? जीरो। क्योंकि उसका काम है वस्तु को समझाना, और आप वस्तु ही गायब कर दोगे। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? तो स्यादवाद करेगा क्या? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। ऐसे ही अगर मैं नहीं हूं तो दर्पण में दिखेगा कौन? नहीं दिख सकता। पहले मेरा होना जरूरी है, फिर मेरा रिफ्लेक्शन हो सकता है। ऐसे ही ये समझो निश्चय व्यवहार के भाव में, कि निश्चयात्मक निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, ना कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है। कोई कहे कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। समझने समझाने की अपेक्षाओं में स्टार्टिंग स्टेजेस में ज्ञान को थोड़ा निर्मल करने के लिए हम व्यवहार के द्वारा निश्चय को समझाते हैं, व्यवहार के माध्यम से निश्चय तक ले जाते हैं। ठीक है। लेकिन लेकिन जब तक तुम्हें निश्चय समझ में नहीं आएगा, तब तक व्यवहार कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो। व्यवहार का ज्ञान भी कोई कार्यकारी नहीं है, व्यवहार की समझ भी कार्यकारी नहीं है। और अगर आप व्यवहार का पालन करते हैं, जो भी आपके पास समझ है वो किसी काम की नहीं है, जीरो है। जैसे मेरे बिना प्रतिबिंब हो नहीं सकता, ऐसे ही निश्चय के बिना व्यवहार हो सकता नहीं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि व्यवहार का उद्देश्य है निश्चय को समझाना। आपने दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक फ्लाइट का टिकट खरीदा, टिकट खरीद के आप फ्लाइट में बैठ गए और मुंबई पहुंचे नहीं। क्या बोले? तो फ्लाइट का टिकट खरीदने का, घर से निकलने का, फ्लाइट में बैठने का क्या औचित्य रह गया? क्या मीनिंग है वो? सब कुछ मीनिंगलेस हो गया। आप कहते हो ना, जब आप अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच पाते, या जिस काम से, जिस कारण से जिस कार्य को करते हो, जब वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो आप क्या कहते हो? सब बेकार हो गया। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? आपने अपने हस्बैंड के लिए बहुत बढ़िया खाना बनाया, आपकी एनिवर्सरी थी कि वो शाम को आएंगे और हम साथ में, शाम इन सेंस रात वाली शाम नहीं, शाम वाली शाम। हम तो जैनी है, रात में नहीं खाते।
अंतः कहते हैं जिसे, है भोजन करेंगे। रोज शाम को घर ही नहीं आए, कहीं काम से निकल गए, किसी कारण से फंस गए, है ना, तो आप क्या कहते हो? तो मेरी इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ? मैंने इतनी मेहनत की, सुबह उठा, इतना बनाया, इतनी डिशेस बनाई, ये सब किया था, तैयार हुई, जो भी किया, सब बेकार हो गया, किसी काम का नहीं है। ऐसे ही कहते हो ना। ऐसे ही व्यवहार का उद्देश्य क्या था? निश्चय को समझाना, निश्चय तक ले जाना, या वस्तु स्वरूप को समझाना। और वस्तु स्वरूप आपने समझा ही नहीं, वस्तु की आपको खबर ही नहीं है, तो बोलो व्यवहार की कितनी वैल्यू रही? जितनी वैल्यू विवाह में, शादी में दूल्हा दुल्हन के अलावा बाकी चीजों की होती है, कितनी होती है बोलो? है, दूल्हा दुल्हन के अलावा बाकी चीजों की कितनी वैल्यू है? उतनी वैल्यू व्यवहार की निश्चय के बिना है। कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती है? पहले पहले क्या नक्की होता है? पहले बैंड नक्की होता है, भोज यानी कि जो प्रीति भोज होता है, वेन्यू वो नक्की होता है, क्या भोजन में खिलाओगे ये नक्की होता है, या पहले दूल्हा दुल्हन नक्की होते हैं? पहले नक्की डिसाइड पहले क्या करते हैं? पहले दूल्हा दुल्हन डिसाइड करते हैं, बाकी चीजें बाद में डिसाइड करते हैं। लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो बाकी चीजें पहले करते हैं और दूल्हा दुल्हन को बाद में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन डिसाइड पहले क्या करते हैं? वेन्यू पहले डिसाइड करते हैं, पहले लड़का लड़की डिसाइड करते हैं कि किसके साथ कौन रहेगा। ऐसे ही निश्चय के बिना, निश्चय को समझे बिना, निश्चय की खबर के बिना व्यवहार की वैल्यू कितनी है? बिल्कुल जीरो है, कोई वैल्यूबल नहीं है वो। इसलिए निश्चय समझना तो इतना जरूरी है। तो क्या कहे कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है या निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है? बोलो। अरे निश्चय निश्चय पूर्वक। पूर्वक व्यवहार होता है। पहले ये अंदर में धारणा बिठाओ अपने, इसको, ज्ञान को इस बात के लिए बिल्कुल सशक्त करो कि हम ये सोचते हैं कि वो तो व्यवहार है, व्यवहार करेंगे तभी तो निश्चय में पूछेंगे। अरे मेरे भाई, पहले नक्की कर, पहले नक्की कर। बिंब के बिना प्रतिबिंब नहीं हो सकता, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। पहले जिस 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 औचित्य के लिए हम व्यवहार को समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, वह औचित्य ही कंप्लीट नहीं होगा, वो काम ही पूरा नहीं होगा, तो सारी मेहनत बेकार है ना। इतनी मेहनत की हमने व्यवहार पे, किस लिए की? निश्चय समझाने के लिए की थी, व्यवहार समझाने के लिए नहीं की थी। समझे नहीं समझे? और हमने क्या सोचा, हाँ तो चलो हमारा व्यवहार तो सुधर गया। अरे कहाँ से सुधर गया बता? चलो मेरा फ्लाइट पकड़ना, टिकट खरीदना और बैठना और उड़ना तो चलो इतना तो किया। और पहुंच गए कहा? जाना था जापान, पहुंच गए चीन, है। हिमांशु कि भैया, एक चलो। क्वेश्चन है। हाँ, जब ये हाँ आप बोलो कहते बोलो। हैं ना निश्चय को समझना जरूरी है, तो आप निश्चय के अनुभव की बात कर रहे हैं या टेक्निकली समझने की बात कर रहे हैं? हाँ दोनों ही बातों में, टेक्निकली भी आप समझो। अब चूंकि टेक्निकल समझ में नहीं आएगा तो अनुभव कहाँ से होगा, है ना। ओके। सब में तो ज्ञान अगर हुए बिना तो दोनों। वास्तव का अनुभव होगा नहीं, दोनों बातें, है ना। देखो सब, टेक्निकल है समझा और अनुभव नहीं किया तो टेक्निकल समझने का कोई कारण नहीं रहा, कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक, और अनुभव करने के लिए उसका टेक्निकल भाव तो समझ में आना चाहिए, उसका वो उत्पाद वे ध्रुव जो उसका प्रोसेस है वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो समझ में आना चाहिए। हम्म, ठीक, तो समझ में आया और अनुभव नहीं किया तो भी जीरो। और हम्म, अनुभव करना है तो उसके लिए समझना जरूरी है, बस उतनी सी बात है। हम्म, देशना लब्धि के बिना क्या नहीं होगी? अन्य लब्धियां नहीं होंगी। आशय अवशम लब्धि हो, देशना लब्धि हो, तो जाके अन्य लब्धि हो। ठीक है ना। तो देशना का मतलब ये है कि जो हम इस समय वस्तु के स्वरूप को समझ रहे हैं, देशना लब्धि का ही पाठ है, भाव है। ठीक, आई बात समझ में? तो पहले क्या नक्की करा, पहले हमने क्या निर्णय किया कि वस्तु। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, बिंब के बिना प्रतिबिंब नहीं होता। और व्यवहार कितना झूठा है? बस इतना ही झूठा है जितना मेरा प्रतिबिंब दर्पण में झूठा है। जितना मैं उसको झूठा कह रहा हूं उतना। अब उसको किस सेंस में हम झूठा कहते हैं और किस सेंस में उसको सच्चा कहते हैं, वो सेंस हमारे ज्ञान में है ना। वही सेंस आपको निश्चय व्यवहार के संदर्भ में अपने ज्ञान में रखनी है कि व्यवहार झूठा है तो किस सेंस में झूठा है, और सत्यार्थ है तो किस सेंस में सत्यार्थ है। पकड़ में ही बात। उसको आप सर्वथा झूठा भी नहीं कह सकते और सर्वथा सत्यार्थ भी नहीं कह सकते। समय सार जी ने इसी भाव को इस प्रकार से समझाया कि व्यवहार ने, निश्चय ने की अपेक्षा से असत्यार्थ है, अभूतार्थ है।
परंतु व्यवहार ने व्यवहार की अपेक्षा से सत्यार्थ है और भूतार्थ, उसको सर्वथा असत्यार्थ और अभूतार्थ नहीं कहा। सर्वथा नहीं है वो। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? अब वो सर्वथा का क्या मतलब है, वो मैं आपको ये उदाहरण, आपका ये उदाहरण समझ में आ गया आपको अपने प्रतिबिंब वाला, तो वह सब कुछ समझ में आ जाएगा निश्चय व्यवहार के सत्यार्थ और असत्यार्थ की घटना, कैसे उसको सत्यार्थ कहते हैं और कैसे उसको असत्यार्थ कहते हैं। ठीक है ना? जैसे थोड़ी सी मेहनत उदाहरण समझने में लगानी है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है ना, निश्चय व्यवहार। ये जब शंकराचार्य जी की समझ में नहीं आया है ना, तो हम हमारे तो समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर उन्होंने की नहीं, हमको करनी है, बस इतना ही फर्क है। समझे ये बात? थोड़ी सी मेहनत। अभी देखो, तो हमें व्यवहार के चार भाव समझ में आते हैं बहुत भली प्रकार से, अच्छे से समझ में आते हैं ना। तो व्यवहार के दो नियम थे। पहला नियम क्या था कि एक तो जैसा नहीं है वैसा कहेगा, और जब भी कहेगा भेद पूर्वक कहेगा। ये दो बातें याद है ना आपको? कोई इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? अब जो व्यवहार ने का तीसरे नंबर का व्यवहार है, तीसरे नंबर का व्यवहार क्या है? वो सद्बुद्ध है, लेकिन उपचरित है। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं। उपचरित क्यों है? क्योंकि जिस भाव की वो बात करेंगे वो भाव चले जाने वाला है। उपचरित इसलिए है। सद्बुद्ध क्यों है? क्योंकि आत्मा के सिवा कोई और द्रव्य उसको कर नहीं पाएगा, किसी और द्रव्य में उसकी उत्पत्ति होती नहीं है। वो पर्याय जब भी प्रकट होगी तो जीव सापेक्ष ही प्रकट होगी, अन्यथा प्रकट नहीं हो सकती। ठीक। और व्यवहार क्यों है? क्योंकि वो भेद से कहेगा। और नए क्यों है? क्योंकि वो कहने की पद्धति है। ठीक। अब मुझे ये बताओ हाथ खड़ा करके कि तीसरे नंबर का जो नए है, व्यवहार नए, उपचरित सद्भूत व्यवहार नए, उसकी विषय वस्तु क्या है? ये कौन बताएगा? पूनम दीदी बता देंगे, चलो। परमिता जी बता देंगे। और कौन बताएगा? अन्नू आंटी जी भी बताएंगे, बहुत बढ़िया। मीतू जी बताएंगे। बोलो भैया जल्दी। बाकियों के तो वीडियो ही ऑफ है, मालूम ही नहीं है कि वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ये सही क्लास है, हमें पता ही नहीं है बच्चे क्लास में है या नहीं। चलो रचना जी बता देंगे, वेरी गुड। चलो रचना जी आप बताओ, विषय वस्तु बताओ तीसरे नंबर के नए की। सर भाव कर्म। पूरा बोलो, पूरा जो आपने सीखा अब तक सब बताओ। सर विषय वस्तु तो ये ही है ना कि ये भाव कर्म जो है उसको स्टडी करता है, उसको कैसे वो कितना वो सच है, क्या उसका क्या इफेक्ट होता है वो बताता है। लेकिन ये ऐसा सिस्टम इस तरीके से नहीं बताया, ये तो मैंने आपको समझाने की अपेक्षा से कहा। मैंने दो बातें उसके अंदर कही हैं। एक तो अशुद्ध पर्यायों को कहता है, अशुद्ध पर्यायों को, जैसे मिथ्या दृष्टि कहना, रागी कहना, द्वेषी कहना, ऐसा। और दूसरा, हम्म। शुद्ध में एक देश शुद्ध, यानी कि अपूर्ण शुद्ध पर्यायों को अपना कहता ओके, हाँ जी। है। ऐसे ऐसे बताना, ठीक है ना? आपने बुक नहीं पढ़ी मुझे लगता है, बुक भी पढ़ना ध्यान से, है ना? तो मैं जो समझा रहा हूँ फिर बुक भी पढ़ना, तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक, अभी म्यूट कर लो। तो शुद्ध तो अशुद्ध एक देश पर्याय इसका विषय हाँ, वस्तु है। अशुद्ध तो संपूर्ण कंप्लीट अशुद्ध बातों को, और शुद्ध में हाँ, एक देश शुद्ध एक पर्यायों देश। को। ठीक है ना? अब चौथे नंबर का जो ने है वो क्या है? उप अनुपचरित, अनुपचरित सद्बुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार। व्यवहार ने। अनुपचरित क्यों कहते हैं उसको? म्यूट कर लो अर्चना जी, म्यूट कर लो, शोर आ रहा है आपके वहां से। तो उसको अनुपचरित क्यों कहते हैं? हाँ, अनुपचरित इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वापस, वो जाने वाला नहीं है, वो है और हमेशा रहने वाला है, भैया इसलिए उसमें कोई उपचार की बात नहीं। हाँ एक प्रश्न और उठा है कि जैसे हाँ हम आत्मा को भेद करके समझते, ज्ञान दर्शन वीर्य ये सब भी इसमें ही आ जाएगा ना, आत्मा में हाँ, ज्ञान है, सब इसी में, सभी सब अनुपचरित कुछ है। इसमें आ जाएगा। हाँ हाँ, सब इसमें ही आ जाएगा। अनुपचरित बात है ये। इसमें आत्मा में ज्ञान है, बिल्कुल है। कहाँ जाने वाला है ज्ञान? दर्शन है, वीर्य है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में सुख है, आत्मा में दर्शन है, गुण भेद। समझ में बात? अखंड आत्मा को गुणों का भेद करके समझाता है, एक बार। और संपूर्ण शुद्ध पर्यायों को, संपूर्ण शुद्ध पर्यायों को अपना कहता है। कौन? फोर्थ नंबर का ने सद्भुत, सद्भुत है और अनुपचारित है। कोई औपचारिकता की बात नहीं है। औपचारिकता क्यों नहीं है? क्योंकि जाने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। तो जो संपूर्ण शुद्ध पर्याय है, या उसको यूं कहें कि जो शायिक भाव है आत्मा के, कंप्लीट शायिक भाव है, उनको अपना कहता है। कौन?
4th नंबर का नहीं, जिसका क्या नाम है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। ठीक है, ये दोनों माइंड में क्लियर करके चलना। अब आते हैं निश्चय नय की तरफ। निश्चय नय का क्या मतलब है? निश्चय का मतलब होता है, इसके दो नियम है। निश्चय निश्चय यानी कि एक्चुअल। एक्चुअल तो क्या कहेगा? निश्चय नय का क्या है? एक तो जैसी वस्तु है वैसी कहेगा, एक्चुअल बात कहेगा, वो उसमें मिलावटी बात नहीं बोलेगा। जो भी बात बोलेगा एक्चुअल बोलेगा, कोई बात इसकी मिलावटी नहीं है। निश्चय ने कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि शरीर आत्मा है। ये निश्चय ने नहीं बोलेगा, क्योंकि एक्चुअल बात यही है कि शरीर आत्मा नहीं है। निश्चय ने कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि देश दुनिया ये आपकी है। वो निश्चय ने कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि द्रव्य कर्म आपके हैं। वो कौन सी बात करेगा? सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा करेगा जो आत्मा से संबंधित है, यानी कि जो आत्मा में सद्बुद्ध है। व्यवहार में जो सद्बुद्ध थी ना, यानी कि जिसकी सत्ता आत्मा में है, या तो वो आत्मा की बात करेगा या आत्मा में जिसकी सत्ता हो सकती है उसकी बात करेगा। यानी कि जो जैसी बात है वैसी ही बात करेगा। कौन? निश्चय ने, पहली बात। और दूसरी बात, जो भी कहेगा टू द पॉइंट करेगा, यानी कि बिना भेद के कहेगा। व्यवहार ने तो जिस बात को भेद करके बताया ना, यूं कहे घुमा फिरा के कहा, तो यूं कहो कि निश्चय ने मुंहफट है। मुंहफट समझते हो? फिल्टर नहीं करता वो अपनी बात में, उसकी बातों में कोई फिल्टर नहीं है। समझे? वो जैसा है वैसा एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट। तो क्या कहेंगे उसको शास्त्रीय भाषा में? एक तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कहेगा। वस्तु का स्वरूप है कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जिन जिन भावों की उत्पत्ति आत्मा में ही होगी, आत्मा ही जिनको करेगा, जिनके होने का नियामक कारण सिर्फ आत्मा है और कोई नहीं है, तो एक तो उनको आत्मा का कहेगा निश्चय, जैसा है वैसा कहेगा। और दूसरी बात कैसा कहेगा? कि अभेद भाव से कहेगा, भेद पूर्वक नहीं कहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अभी मैं मुक्त हूं या संसारी हूं? संसारी। संसारी। संसारी हूं, तो ये निश्चय से संसारी हूं या व्यवहार से संसारी हूं? व्यवहार निश्चय से। से। ये समझना बस। एक ने कहा निश्चय से, एक ने कहा व्यवहार से। जिन्होंने कहा निश्चय से, तो उन्होंने निश्चय से कैसे कहा वो बताओ पहले तो। आपको मालूम क्योंकि होना चाहिए, आप ऐसे तुक्का नहीं है। बोले सेंटेंस में कि जीव संसारी है, तो वो सेंटेंस निश्चय का सेंटेंस हो जाता है। सिर्फ सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। देयर इज नो preposition, नो कनेक्शन ऑफ टू द्रव्यस हाँ, और ये तो द्रव्य आधा गुण। सच है। आधा सच है, आधा सच है, पूरा सच करो। दोनों भाव लगाने पड़ेंगे आपको। हाँ बोलो बोलो बोलो, लर्निंग स्पिरिट के नाम से है ना, बोलो आप, बोलो क्या कह रहे हैं। हाँ बोलिए। पूर्ण वेद आई एम राइट, मैं प्रयत्न कर रही हूँ। हाँ, प्रयत्न नहीं कर रहा है। आपने बोला आपने सवाल पूछा मैं संसारी हूँ या नहीं, राइट? हम्म। हाँ, आप संसारी है। निश्चय से क्यों? क्योंकि अभी तक अगर आपको आपने अभी तक अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है संसार छोड़ के जाने के लिए, इसलिए अभी हम्म आप सोच रहे हो, वो निश्चय से ही सोच रहे हो। जब वो अ, व्यवहार कब आपका शुरू होगा? जब आपने वो पाथ पे आप चलेंगे, आप छोड़ दोगे हम्म। और आप वहां जाओगे तो आप हम्म, व्यवहार से आगे जाएंगे। निश्चय से हाँ सोच से तो अभी भी आप संसारी हो, बिकॉज इट इज डायरेक्ट। चलो ठीक है। यू डोंट हैव ठीक है राइट ठीक है, नाउ। समझ गया, समझ गया मैं आपकी बात, बिल्कुल समझ गया। लेकिन ये अभेद रूप है। ऐसे सर, परिभाषित नहीं अभेद करेंगे। रूप है और जैसी वस्तु की स्वरूप है वैसी बताती हाँ है। हाँ, तो ये मेरा दो स्वरूप क्या बता रहा है अभी क्राइटेरिया। आपको? मैंने, मेरी आत्मा संसार में है, मैं आत्म द्रव्य जो हूँ वो भी संसार में हूँ, राग द्वेष के साथ स्थित हूँ। ये झूठी बात है सच्ची बात है? सच्ची बात है सर। सच्ची बात है, राइट। सच्ची बात है ना? तो डायरेक्ट अभी हुआ ना। जिसने कहा कि व्यवहार से संसारी हूँ, जिसने कहा मैं व्यवहार से संसारी हूं, तो वो अपना लॉजिक दे, उसने क्यों कहा मैं व्यवहार से संसारी हूँ? व्यवहार से संसारिक है क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग, हमारा एम है मोक्ष की प्राप्ति। तो ये हाँ, पूरा अटल नहीं है, और जब चेंज हो जाएगा तो फिर वो व्यवहार रह गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने इनका अल्टीमेट आंसर ये है
क्योंकि वह आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है, इसलिए अब वो आपका व्यवहार है। इन्होंने ये कहा। अब हमें निश्चय व्यवहार समझना है। इसके अंदर दोनों आंसर करेक्ट है। निश्चय से मैं संसारी हूं और व्यवहार से भी मैं संसारी हूं। क्या कहा? लेकिन अब इसकी पद्धति को समझना पड़ेगा। जब हम ये बोलेंगे कि मैं संसारी हूं, तो ये कथन तो हो गया निश्चयात्मक, करेक्ट। ठीक। लेकिन जब हम ये कहूंगा कि मैं संसार का करता हूं, अथवा मैं दुखी हूं, अथवा मैं संसार के दुखों को भोगने वाला हूं, अथवा मैं संसार को करने वाला हूं, तब ये बात हो जाएगी व्यवहार की। अभी भाव तो दोनों को सही समझा आपने। निश्चय क्यों? निश्चय से मैं संसारी क्यों हूं? क्योंकि जो संसार के कारण है उसकी उत्पत्ति अभी मेरी आत्मा में मौजूद है। यानी राग द्वेष मिथ्या भाव, उसको कोई पुद्गल नहीं कर रहा, कोई शरीर नहीं कर रहा है, उसको करने वाला ये आत्मा ही है। ठीक है ना? लेकिन क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए निश्चयात्मक से मैं संसारी नहीं हूं। यानी मैं संसारी हूं, ये निश्चय भी है और ये व्यवहार भी है। व्यवहार क्यों है? झूठा क्यों है? क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन कथन पद्धति में इस बात को दोनों को ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। जब हम बोलेंगे कि मैं संसारी हूं, जब मैंने ये लाइन बोली, तो ये लाइन मैंने कौन से नए से कही है? भाव में तो निश्चय और व्यवहार दोनों समझ में आ गए आपको, लेकिन ये लाइन निश्चय नए की लाइन है, क्योंकि इसके अंदर कोई मैं, इफ और बट की शर्तें नहीं लगाई हमने। मैं, पर, कर्ता, अशुद्ध आदि आदि इस अपेक्षा से नहीं कहा है मैंने। अशुद्ध प्रपोजिशंस नहीं लगे निश्चय, इसके अंदर, है ना? अशुद्ध हाँ, निश्चय। वो समझ, अभी दीदी समझाऊंगा ना, तब बताएंगे ना। तो अब कौन सा निश्चय नय है ये हमें यहाँ पे समझना है कि मैं संसारी हूं, ये बात कौन से निश्चय नय की बात है। जैसे व्यवहार में 4 भेद हमने सीखे, अगर वो भेद आपको क्लियर है एकदम कट, तो निश्चय ने ऐसे ऐसे समझ में आएंगे चुटकियों में। तो सबसे पहले निश्चय की शर्त हमें याद होनी चाहिए। जैसा वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप कहने का मतलब यहाँ पे ये कहना है कि जो बात वस्तु में एग्जिस्ट करती है, या किसी भी कारण से एग्जिस्ट करती हो, यानी कि आत्मा जिस चीज का कर्ता हो सकता है, जो जो संभावनाएं आत्मा में हो सकती है, होती हैं, उस ही की बात करेंगे, दूसरी बात नहीं करेंगे। जैसे बुखार होने के लिए क्या चाहिए? बुखार किसको होता है? इंसान को होता है। सीधी सीधी सी बात है ना, बुखार इंसान को होता है, पेन को बुखार नहीं होता है। अगर बुखार जगत में होगा, कभी भी किसी को होगा, तो किसको होगा? मैंने चाहे त्रियंच को हो, चाहे आदमी को हो, ये कहने का मतलब है लिविंग थिंग को होगा, है ना, जीव को होगा। आप बिना किसी जीव के वस्तु के बुखार नहीं हो सकता। पेन को बुखार नहीं हो सकता, टेबल को बुखार नहीं हो सकता, किताब को बुखार नहीं हो सकता। तो बुखार की संभावनाएं कहाँ पे होंगी? जहां जीव होगा वहीं होंगी, कहीं और नहीं हो सकती। तो निश्चय ने की पहली शर्त क्या है? कि मैं सिर्फ उन ही बातों की बात करूंगा जिसका सीधा सीधा संबंध जीव से है। समझ में आई बात? जिसका संबंध किससे है? जीव से है। जिसका संबंध जीव से नहीं है, मैं उसकी कोई बात नहीं करूंगा। जैसे शरीर और आत्मा भले ही एक साथ रहते हो, पर शरीर आत्मा से भिन्न है। जैसे कपड़े मैंने अभी पहने ना, लेकिन शरीर से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए निश्चय ने शरीर की, संसार की और द्रव्य कर्मों की तो कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां तो व्यवहार में भी उनको असद्भूत कहा है ना, असद्भूत। लेकिन व्यवहार में जिनको सद्भूत कहा है, व्यवहार के नए में जिनको सद्भूत एक्सेप्ट किया है, सद्भूत कहने का मतलब क्या था? जिनका सीधा डायरेक्ट संबंध आत्मा से है, जिसकी उत्पत्ति आत्मा में है, पॉसिबिलिटी आत्मा के साथ है। आत्मा के बिना उनकी पॉसिबिलिटी होना पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। उन जैसे सद्भुत बातों की, हाँ, जैसे व्यवहार के उन राग सद्भुत, हाँ, जैसे राग द्वेष, तो व्यवहार के उन सद्भुत तथ्यों को, जो व्यवहार में सद्भुत थे, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना। एक तो वो उनको एक्सेप्ट करके चलेगा, उनकी बातें करेगा, एक बात, और अभेद से कथन करेगा, भेद से कथन नहीं करेगा। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। उसकी विषय वस्तु समझ में आ गई? जो व्यवहार की सद्भुत विषय वस्तु है, उसको निश्चय एक्सेप्ट करता है। जो व्यवहार की असद्भुत विषय वस्तु है, उसको निश्चय एक्सेप्ट नहीं करता है। पॉइंट पकड़ में आया? निश्चय को समझने का पॉइंट समझ में आया? इसीलिए निश्चय के अंदर कुछ बातें ऐसी मिलने वाली है जो हमने व्यवहार में पढ़ी है, लेकिन निश्चय उसको अपने स्टाइल से कहेगा, व्यवहार वाले स्टाइल से नहीं कहेगा। तो निश्चय का जो कहने का स्टाइल है वो क्या है? कि जिस बात को व्यवहार भेद से कहता है, निश्चय उसी बात को अभेद से कहेगा। पॉइंट पकड़ में आ गया ना? क्लियर हो गई कट? दोनों बातें समझ में आ गई ना? तो निश्चय क्या कहता है? एक तो जैसी वस्तु है हम वैसी बात करेंगे, एक बात।
और हो सकता है व्यवहार वस्तु के उतने भाव को भी ना पकड़ पाए हो जितना मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरे को सीधा, मेरे पास एक ही काम है, सिवाय उस आत्म वस्तु के अलावा दूसरी कोई बात मेरे को कहनी नहीं है। मेरा टोटल टॉपिक ही क्या है? एक आत्मा है। व्यवहार का निश्चय का टोटल टॉपिक क्या है? एक आत्मा। व्यवहार के टॉपिक में तो मिला जुला भाव था, आत्मा भी थी, पुद्गल भी था। लेकिन निश्चय के पास क्या टॉपिक है? एक आत्मा के सिवा दूसरा कोई टॉपिक नहीं है। सर, जो अनुपचरित व्यवहार नहीं था, हम्म। अ, अनुपचरित व्यवहार में कौन सा? नहीं, सद्भूत या असद्भूत? सद्भुत। हाँ, अनुपचरित सद्भुत अनुपचरित। व्यवहार नए में हमने हाँ, शरीर को लिया था ना। नहीं तो हमने तो नहीं लिया। अनुपचरित सद्भूत में असद्भूत में लेंगे। अपूर्ण नहीं, अनुपचरित असद्भूत में लिया अनुपचरित था। असद्भुत में लिया है, अनुपचरित असद्भुत में लिया है, शरीर असद्भुत में का लिया है, एक ही है। तो हम है ना? असद्भुत असद्भुत में की बात इसमें नहीं करेंगे ना, निश्चय। नहीं करेंगे, नहीं ओके, करेंगे। ओके। व्यवहार का जो सद्भूत पक्ष है, एक तो उसकी बात करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा वो, क्योंकि उसकी संभावनाएं आत्मा में है। उसके अलावा और क्या संभावनाएं आत्मा में हो सकती है, वो सारी बातें निश्चय नहीं करेगा। और दूसरी बात कि जिस बात को व्यवहार भेद से कह रहा था, उसी बात को निश्चय अभेद से कहेगा। अगर ये दो बातें आपको याद हो गई तो निश्चय नय में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा। मैं कह रहा हूं आठों नय में नहीं पकड़ सकता। ध्यान से समझना, बिल्कुल एकदम। इस बात जो मैं पॉइंट आपको दे रहा हूं ना, मैं आपको सिर्फ वो बारीकी समझा रहा हूँ जो आपको पूरी किताब समझने में मदद करेगी। गाइड हूं मैं, बस ये समझो आप। समझे नहीं समझे, वो उतनी बात समझ लो आप जो मैं समझा रहा हूँ। फिर निश्चय व्यवहार के मुझे प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चय व्यवहार पे प्रवचन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। निश्चय व्यवहार को समझने की ट्रिक समझा रहा हूँ आपको कि कैसे समझा जाएगा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? अंशु मेरे भैया, से हाँ, हाँ, क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ बोलूं तो हाँ, आपने बोलो कहा बोलो। कि जो असद्भुत व्यवहार नय है वो उसकी विषय वस्तु निश्चय नय अभेद रूप से कहता है। सो नहीं, गलत, उसमें बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हाँ, मैंने असद्भुत की बात ही नहीं की। सॉरी, सद्भुत हाँ, व्यवहार नय की बात बहुत, अभेद जो रूप हम से बोल रहे हैं ना निश्चय नय उसमें कहता बहुत है। ध्यान रखो। मैं भी गलती करता हूँ, मैं भी गलती करता हूँ, हाँ, मैं भी गलती करता हूँ, लेकिन मैं बहुत अलर्ट रहता हूँ कि मैं बोलने में गलती ना करूं, क्योंकि ये बोलने की गलती तो सब गड़बड़ है। हाँ, समझे नहीं समझे? मैं भी अलर्ट हाँ, रहता हूँ हाँ। कि मैं उस बोलने में गलती ना करूं। अगर माइंड सो में बात क्लियर होगी तो बोलने में भी गलती कम होगी, है ना? तो ध्यान से राइट। समझो। हाँ, बोल, अब बोलो, फिर से तो बोलो। सद्भुत व्यवहार नय की विषय वस्तु अभेद रूप हाँ, से निश्चय नय कहता है। सो हाँ, इट अभेद रूप से टॉक्स निश्चय ने, अबाउट सो इट उसके अलावा टॉक्स और भी अबाउट चीज एक्सेप्ट करेगा। हाँ, सो इट टॉक्स अबाउट द एक देश एंड पूर्ण, यू नो। हाँ, हाँ, दोनों की बातें करेगा। अब वो हाँ, देखो एक इतना देश और इतना, पूर्ण और गुणों की बातें करेगा, हाँ, तो ये क्वेश्चन गुणों उठाने की। की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। वो जब हमने आपको कह दिया कि जो व्यवहार में हमने सद्भुत बात एक्सेप्ट की है, उनको यहाँ करेगा एक्सेप्ट, बस खत्म बात। वो आप और अंडरस्टूड अशुद्ध रखो। की भी बात करेगा ना, ऑल थ्री, हाँ, बिल्कुल ऑल फोर। करेगा, करेगा, अशुद्ध करेगा, की करेगा। एंड देन एक हाँ, देश एंड देन पूर्ण एंड देन हाँ, गुणों की, हाँ, 4 थिंग्स। हाँ। अब वो आपने निश्चय ने पढ़ लिया तो आप उसको रिपीट कर रहे हो, वो मत, वो जो आपने पढ़ा है उसको रिपीट नहीं करना, उसको रिलेट करना है जो मैं बताऊंगा। हाँ, ठीक है। ये बात समझो। आप जो किताब में पढ़कर आए हो, बुक में पढ़कर आए हो, उसको मेरे पास रिपीट मत करो। उसको जो मैं कहूँ उससे रिलेट करो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसको रिपीट करने से समझ में नहीं आएगा, वो मुझे मालूम है, आपको मालूम है, लेकिन आप उसको रिलेट करना नहीं जानते हो। नहीं, ये भी मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। तो मैं चाहता हूं कि जो आपने पढ़ा है उसको रिपीट ना करके उसको रिलेट करना सीखो, जो मैं बताऊंगा उससे। हाँ, तो जो ठीक है। आप पढ़ोगे वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल ओके। क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो हमने दो नियम सीखे निश्चय ने को समझने के। दो नियम कौन कौन से सीखे? एक, सद्भूत बात कहता है, जो व्यवहार में सद्भूत का विषय है वो बात कहेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके अलावा भी बातें कहेगा जो सद्भूत छोड़ आया है, जो व्यवहार ने छोड़ आया है, क्योंकि उसको सीधी सीधी वस्तु के बारे में बात करनी है, जैसी वस्तु है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, एक्चुअल सिर्फ और सिर्फ वस्तु के बारे में ही बोलेगा, उसका कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। और दूसरी बात, जो भी बात बोलेगा बिल्कुल अभेद भाव से बोलेगा, कोई भेद करके नहीं बोलेगा, वस्तु के अंदर भेद करके कथन नहीं करेगा। यानी भेद करके कथन नहीं करेगा मतलब कि उसकी जो जो उसके कहने का तरीका है उसमें प्रपोजिशंस नहीं है। निश्चय के कहने के भावों में क्या नहीं है? प्रपोजिशंस नहीं है। मैं, पे, पर, क्यों, किस लिए, करता आदि, ये सब भाव उसके पास नहीं है। इन सब के बिना अपनी बात को वो
कहता है। ये दो बातें आपको याद हो गई, समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे व्यवहार नेम में सद्बुद्ध और असद्बुद्ध था, ऐसे निश्चय नेम में शुद्ध और अशुद्ध दो चीजें होती हैं। समझ में आई बात? जैसे व्यवहार नेम में क्या था, सद्बुद्ध और असद्बुद्ध, ऐसे ही निश्चय नेम में होता है शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है ना? क्योंकि असद्बुद्ध की तो यहाँ पे चर्चा ही नहीं है, निश्चय के पास असद्भुत की तो कोई चर्चा ही नहीं है, इसलिए उसको असद्भुत से कोई लेना देना भी नहीं है। उसका तो टोटल टॉपिक सद्भूत है। सद्भूत है मतलब जिसकी सत्ता आत्मा में है, जिसको हम आत्मा से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं, जिसका सीधा सीधा संबंध हम आत्मा में कह सकते हैं। तो टोटल विषय वस्तु उसकी सद्भूत है। वो जो सद्भूत है वो दो प्रकार का है, सद्भूत कहना या निश्चय कहना, कोई अलग अलग बात नहीं है। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए व्यवहार में उस निश्चय को सद्भूत कह दिया और यहां उसे निश्चय कहते हैं। क्या कहा? क्या कहा, समझ में आई बात? नहीं समझी? व्यवहार में जिसको सद्भूत कहा है ना, उसी सद्भूत का दूसरा नाम निश्चय है। आप ये समझ सकते हो, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, लिखना भी मत, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ समझाने के लिए। क्या व्यवहार में जिसको सद्भूत कहा है, उस सद्भूत का ही दूसरा नाम निश्चय है। ठीक? लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे व्यवहार में अगर उस सद्भूत को निश्चय कह देंगे, तो इसलिए वहां उसको सद्भूत कह के पुकारा और यहाँ उसी सद्भूत को निश्चय कह के पुकारते हैं। कि वो जो सद्भूत निश्चय निश्चय है वो दो प्रकार का होता है। आत्मा में सत्ता, आत्मा से संबंधित सत्ताएं दो प्रकार की होती हैं, एक अशुद्ध और एक शुद्ध। पकड़ में आई बात? एक अशुद्ध और एक शुद्ध। अब निश्चय कहता है कि अशुद्ध तो एक ही प्रकार का है। क्या कहता है निश्चय? अशुद्ध में कोई भेद नहीं है। अशुद्ध माने अशुद्ध। 1 किलो दूध में 1 बूंद जहर की डालो और चाहे आधा लीटर जहर डालो, दूध तो जहरीला है। क्या कहा? कुछ बात सुनी? 1 किलो दूध और 1 बूंद जहर की, तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, दूध की या जहर की? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कि दूध की क्वांटिटी ज्यादा है। तो आपको मालूम चले कि आपके 1 किलो दूध में सिर्फ 1 बूंद जहर डाला था, 1 बूंद बस, ज्यादा नहीं, 1 बूंद, तो वो दूध आप पियोगे? नहीं। हाँ, 1 बूंद ही तो है कि भैया पर वो एक हम तो नहीं पिएंगे। 1 बूंद हो चाहे आधा बूंद हो, हम तो नहीं पिएंगे। हमारे लिए वो दूध नहीं, जहर है, जहर। ऐसे ही निश्चय कहता है कि मेरे लिए अशुद्ध मतलब अशुद्ध, मेरे साथ अशुद्ध का कोई भेदभाव नहीं है कि अशुद्ध में भी मैं प्रकार ढूंढूं। अशुद्ध माने अशुद्ध। समझ में ये बात? मेरे दूध में अगर 1 बूंद, 1 किलो दूध छोड़ो, 10 किलो दूध में भी अगर 1 बूंद जहर होता, तो मैं उस दूध को ग्रहण नहीं करता। भाई साहब क्या कह रहे हो? जहर है वो, 1 बूंद जहर। पानी नहीं कह रहे हो आप, शक्कर नहीं कह रहे हो आप, जहर कह रहे हो, जहर। वजन किस पे है? जहर पर। ऐसे ही अशुद्धता का वजन किस पे है? अशुद्ध है ना, हमारे लिए उसका कोई भेदभाव नहीं। अशुद्ध माने अशुद्ध। पकड़ में ही बात? तो निश्चय में अशुद्ध में कोई भेदभाव नहीं होता, वो अपना एक ही प्रकार का होता है। कौन से भाव है? वो जो भाव आत्मा से विलय हो जाने वाले हैं, वो जो आत्मा के विकारी भाव हैं, विकारी। विकारी भाव कौन कौन से? निश्चय में क्यों लिया पहले तो वो समझेंगे हम। मिथ्यात्व अगर होगा तो जीव को ही होगा, राग अगर होगा तो जीव को ही होगा, द्वेष अगर होगा तो जीव को ही होगा, कषाय अगर होगी तो जीव को ही होगी, संसार अवस्था अगर होगी 6 द्रव्यों में, तो किस द्रव्य की होगी बोलो? उद्गल की? जेले जीव मोक्ष किसको होता है? बोले जीव को, तो बोले जीव संसार को ही अवस्था भी होती जीव की है। है, जीव की होती है। पकड़ में ही बनी, समझ में? संसार अवस्था भी होगी तो जीव की होगी। राग द्वेष मोह मान क्रोध मान माया लोभ कषाय आदि पाप आदि जो भी है, जो भी अशुद्ध है, वो सब अशुद्ध भाव किसको है? जीव को है। क्योंकि वो जीव को है इसलिए निश्चय ने का कथन है, क्योंकि सद्भुत की सभी संभावनाओं को निश्चय स्वीकार करता है। लेकिन वो सब कैसे हैं? अशुद्ध हैं। मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ संसारिक अवस्था, ये सब कैसे अशुद्ध है? इन अशुद्ध अवस्थाओं को अशुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से जीव का कहा जाता है। अब इसके कहने का तरीका क्या है देखो।
आत्मा को क्रोधी कहना, कैसे कहना? आत्मा क्रोधी है, आत्मा मिथ्या दृष्टि है। ध्यान से समझना। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आत्मा में केवल ज्ञान है और आत्मा केवल ज्ञानी है। इन दोनों में क्या अंतर है मालूम? आत्मा केवल ज्ञानी है, अगर हम ऐसा स्वीकारेंगे तो एक इंद्रिय को भी केवल ज्ञानी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मा है। क्या कहा? आत्मा केवल ज्ञानी है, तो एक इंद्रिय आत्मा है या नहीं है ना? तो उसको केवल ज्ञानी मानो कि नहीं नहीं नहीं, उसको केवल ज्ञान नहीं है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? तो आपने तो अभी बोला आत्मा केवल ज्ञानी है, वो हमने निश्चय की अपेक्षा से बोला, समझ में? हाँ, तो फिर हम क्या बोलेंगे? आत्मा केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है, अथवा आत्मा में केवल ज्ञान होता है, अथवा आत्मा केवल ज्ञान का करता है। जब हम ऐसा बोलेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तब तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, एक इंद्रिय को आप वहां पे केवल ज्ञानी एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने कहा आत्मा केवल ज्ञानी है, ऐसा कहने पर तो एक इंद्रिय पर्यंत सभी जीव केवल ज्ञानी स्वीकार करने पड़ेंगे, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञानी है। जो जो आत्मा है वो केवल ज्ञानी है। मैं आत्मा हूं या नहीं हूं? हूं, तो मैं केवल ज्ञानी हुआ या नहीं हुआ? बोलो। हुआ ना, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञानी है और मैं आत्मा हूं, तो मैं केवल ज्ञानी हो गया। कि नहीं 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 भैया, नहीं नहीं, वो तो निश्चय से कह रहे हैं हम। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? केवल ज्ञान लेकिन तो आत्मा आत्मा, की पर्याय है ना। अरे भैया अभी पर्याय वर्याय के चक्कर में मत पड़ो। तो पर्याय गुण धर्म सबकी बातें हो रही है यहाँ पे। गुण की भी बात हो रही है, पर्याय की भी बात हो रही है, द्रव्य की भी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, सबकी मिला के बात कर रहे हैं। पर्याय कोई द्रव्य से अलग नहीं है, घबराओ नहीं, ठीक है ना? लेकिन वो भेद करके कहता है पर्याय की बात हो रही है ना, ये व्यवहार का कथन है। क्योंकि आपने द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय अगर अलग कर दिया, इसलिए व्यवहार के खाते में चला गया कि हम केवल ज्ञान को पर्याय कह रहे हैं। जब आप केवल ज्ञान को पर्याय कहोगे तो वो व्यवहार की बात हो जाएगी, निश्चय की नहीं रहेगी। तो सर आत्मा लेकिन केवल ज्ञानी है, ये तो हम कह ही नहीं हाँ, सकते। कैसे? निश्चय से कहते हैं, मतलब फिर निश्चय तो से वो कहते हैं। अब मैं समझाऊंगा, फिर सबके अब मैं ऊपर समझाऊंगा। एप्लीकेबल हो जाएगा ना वो तो फिर। हाँ, तो तभी तभी तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। तभी तो मैंने कहा बिना नहीं निश्चय को नहीं समझे कह सकते कि व्यवहार आत्मा समझ में केवल नहीं आता। ज्ञानी है। ये तो कह ही देखिए नहीं ना, सकते आत्मा केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञान तो कहेंगे, आत्मा की पर्याय वे है। हाँ हाँ, कहेंगे कहेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? केवल हिमांशु ज्ञानी समझा रहे भैया, हैं ना। आत्मा अगर वो पंचेंद्रिय जीव में केवल ज्ञानी है तो वो एक इंद्रिय जीव भी को भी हम फिर केवल ज्ञानी कह सकते हैं। इस हिसाब से तो वो तो सबके लिए होगा अप्लाई। तो अभी समझा रहा हूँ तो समझो ना। आपने जो प्रश्न उठाया एक बार हो गया वो प्रश्न, उसको बार बार रिपीट मत करो। अभी मैं समझा रहा हूँ कैसे है ना? हाँ, दूसरा क्वेश्चन पूछो क्या है? हाँ मुझे पूछना था हिमांशु भैया, जब भी हम कहेंगे आत्मा केवल ज्ञानी है, वो निश्चय नहीं से आता है, फिर व्यवहार हाँ, नहीं से भी क्लैरिफाई इट बाय सेइंग आत्मा में क्रोध होता है, ऐसे समझना आत्मा में क्या? हाँ, आत्मा में केवल ज्ञान है, या आत्मा केवल ज्ञान का करता है, या आत्मा केवल सॉरी। ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। So व्यवहार नहीं ठीक है? clarifies what निश्चय नहीं is saying in that नहीं case. नहीं, क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं है, समझो ध्यान से। सिर्फ पद्धति सिखा रहे हैं, पद्धति ध्यान से समझना। नए की परिभाषा क्या है? वस्तु के प्रतिपादन की शैली। शैली है वो, वस्तु को समझाने का तरीका है वो, समझे? अब ये तरीका समझ में आएगा तो सब कुछ समझ में आएगा, और ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल हम बना रहे हैं कुछ उसको स्पेशल समझ के, स्पेशल कुछ नहीं है, स्पेशल कुछ नहीं है, ठीक है ना? अभी मैं समझाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आप घबराओ नहीं। तो सबसे पहले ये समझो कि निश्चय ने की दो विषय भूत वस्तु है, अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि अशुद्ध का कोई भेद निश्चय करता नहीं। अशुद्ध माने अशुद्ध। तो जितने भी अशुद्ध भाव है आत्मा के, जितने भी अशुद्ध भाव हैं, उनको आत्मा से डायरेक्ट लिंक करके जो कहे वो अशुद्ध निश्चय नहीं है। जैसे आत्मा क्रोधी है, अब आत्मा क्रोध का करता है, ये बात तो व्यवहार ने भी कही थी, और अशुद्ध निश्चय ने भी कह रहा है कि आत्मा क्रोधी है। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये अशुद्ध निश्चय ने है या ये सद्बुद्ध उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं है? भेद भेद से भेद अभेद। तो हमें भेद अभेद ये समझना पड़ेगा। यहां से हमें समझ में आएगा कि आत्मा क्रोध का करता है और आत्मा क्रोधी है, इन दोनों लाइनों में कौन सा व्यवहार है और कौन सा निश्चय है। तो जब हम कहते हैं कि आत्मा क्रोध का करता है, तो क्या होता है वो?
उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है। उपचरित क्यों है वो? क्योंकि वो भाव चले जाने वाला है, क्योंकि वो आत्मा ही उसका करता है, कोई और उसका करता नहीं, इसलिए वो सद्भुत है। उस सद्भुत बात को, उस सद्भुत बात को निश्चय ने यहाँ पे स्वीकार किया कि हाँ भैया, जिसको तुम कह रहे हो ना, आप तुम कह रहे हो आत्मा क्रोध का करता है, मैं कह रहा हूं आत्मा ही क्रोधी है। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं आ रही? व्यवहार कह रहा है इसने पाप किया, निश्चय कह रहा है अरे इसने पाप किया, मैं कह रहा हूं यही पापी है। देखो क्या समझ में आ नहीं समझ में? इसने गलत काम किया, अरे गलत काम छोड़ो, यही गलत है। ऐसा कहते हैं ना, जोर देने के लिए, वजन देने के लिए कहते हैं ना, अरे गलत काम वलत काम क्या क्या भाई साहब, ये खुद गलत है। इसने झूठ बोला, झूठ वूठ कुछ नहीं बोला, ये झूठा है। क्या? इसने चोरी की, चोरी वोरी कुछ नहीं की, ये चोर है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आ रही ना हिमांशु दी? भैया, फिर हाँ, तो ऐसे कहना पड़ेगा कि क्योंकि अरहंत का जीव तो क्रोधी नहीं है, वो तो वीतरागी है, तो वो कैसे फिट तो होगा? किस पे फिट होगा? अरहंत के जीव के लिए वे तो वीतरागी है, तो यहाँ लिखा है आत्मा क्रोधी है, तो उनका आत्मा तो क्रोधी नहीं है। ये ये अशुद्ध बताओ पहले, निश्चय नहीं है। सुनो सुनो सुनो, जो एक एक आत्मा के लिए कहा जा रहा है वो सभी आत्माओं के लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं। पहले आप समझो ध्यान से, ये तो समझना पड़ेगा ना, ध्यान से समझो उस बात। एक व्यक्ति ने चोरी की, तो हमने क्या कहा उसको? इसने चोरी की। अरे चोरी की, चोरी की क्या कह रहे हो? ये बोलो ये चोर है, सीधे सीधे बोलो चोर है। बात पकड़ में आ रही ना रही है? निश्चय ने क्या, मैंने क्या बोला था, निश्चय ने की बातों में क्या नहीं है, फिल्टर नहीं है, मुंहफट है वो। समझ में ही बात नहीं? अरे भाई साहब, हमने इसे चोरी करते हुए पकड़ा, चोरी करते हुए पकड़ा क्या होता है? चोर है ये, ऐसे बोलो। बात समझ में आती है नहीं आती है? निश्चय ने क्या कहता है? जिस बात को व्यवहार भेद पूर्वक सम कहता है, उसी बात को निश्चय अभेद पूर्वक कहता है। व्यवहार ने कहा, तो व्यवहार में बोला कि आत्मा ने क्रोध किया, जीव ने क्रोध किया, तो निश्चय बोलता सीधा सीधा बोलो ना, क्रोध ही है। आत्मा ने मिथ्यात्व किया, तो सीधा सीधा बोलो ना, मिथ्या दृष्टि है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? अशुद्ध निश्चय ने क्या कहता है? अशुद्ध निश्चय ने आत्मा के अशुद्ध विकारी पर्यायों को आत्मा के साथ अभेद करके कहता है, यानी कृत और कृत्य करने वाला, उन दोनों को अभेद कर देता है। जीव अलग है, चोरी अलग है। बोलो भैया, चोरी करने वाला कोई ना कोई जीव होगा, ये बात तो पक्की है, पर जीव को ही चोर कह दिया आपने। समझे नहीं समझे? तो हम फिर अदालत में क्या दलील देते हैं कि जज साहब, कोई माँ के पेट से चोर बन के पैदा नहीं होता, दुनिया के हालात उसे चोर बना देते हैं। क्या? माँ के पेट से जब पैदा, तो चोर 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 थोड़ी पैदा हुआ था। क्या तुमने से चोर लगा, चोर चोर कह रहे हो? चोर नहीं है ये। हाँ, किसी सरकमटेंसेस में इसने चोरी की है, ये हम मानते हैं, चोर नहीं है ये। लेकिन जिसको वजन देना है चोर पे, चोरी पे, वो क्या बोलेगा? चोरी की क्या कहते हो? चोर है ये। क्रोध किया, क्रोध किया क्या कहते हो? क्रोधी है ये। मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात करने वाला क्या कहते हो? यही मिथ्या दृष्टि है। जो मिथ्या करे वही मिथ्या दृष्टि, जो चोरी करे वही चोर, जो झूठ बोले वही झूठा, जो हिंसा करे वही हिंसक। इस बात समझ में नहीं आ रही? इसी प्रकार आत्मा से किए जाने वाले, आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी पर्यायों को आत्मा के साथ जो अभेद करके कह दे, क्रोध के काल में आत्मा को क्रोध ही कह दे, मिथ्यात्व के काल में आत्मा को मिथ्या दृष्टि कह दे, पाप के काल में आत्मा को पापी कह दे, वो अशुद्ध निश्चय का कथन है। आत्मा पाप का करता है, ये व्यवहार का कथन है। आत्मा ही पापी है, ये निश्चय का कथन है, अशुद्ध निश्चय का कथन। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? जितने भी विकारी भावों को, विकारी पर्यायों को आत्मा के साथ अभेद करके कहा जाए, वो सब अशुद्ध निश्चय के कथन है। उन्हीं विकारी भावों को, उन्हीं विकारी पर्यायों को आत्मा के साथ जब भेद करके कहा जाए, तो वो अवयव। उपचरित सद्भुत व्यवहार का कथन है। बस इतनी सी बात है। बोलो कहाँ मुश्किल है? बोलो, है कोई मुश्किल? इसने चोरी की, यही चोर है। बोलो बोले, मिथ्या मिथ्या कौन कर, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या कौन करता है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 द्रव्यों में
जो मिथ्यात्व है वो किसको होता है? मिथ्यात्वी कौन है? जीव को। मिथ्यात का कर्ता कौन है? 6 द्रव्यों में मिथ्यात का कर्ता कौन है? अदालत में केस चला, 6 द्रव्य खड़े करे, बोले इनमें से एक मिथ्या दृष्टि है, एक व्यक्ति, एक इसमें एक द्रव्य मिथ्यात का करने वाला है, तो कौन है मिथ्यात का करने वाला? जीव है ना। ये तो 5 नहीं कर सकते ना, इनको तो आउट कर दो, निश्चय इनको तो आउट कर दिया इसने, निश्चय ने। अब कौन बचा? सिर्फ जीव। हाँ तो भाई साहब बोलो कि भाई साहब एक मिथ्यात्व नाम का कृत हुआ है और इस जीव ने किया है, तो सीधे सीधे बोलो ये मिथ्या दृष्टि है। मिथ्यात को करने वाला मिथ्या दृष्टि। क्या कहा? जूता सिलने वाला मोची, है ना, बाग बगिया का काम करने वाला माली। ऐसे सिखाते हैं ना, या कुछ और तरीके से सिखाते हैं? माली किसे कहते हैं? सर इसका समझ रहे? मतलब ये हुआ, हम्म, जिस्ट इसका ये हुआ कि अगर जैसे आपने कहा बाग बगिया का काम करने वाला माली, तो जो कभी हाँ, कभार कर ले वो व्यवहार नए से उसे कहा जाएगा सद्भूत उस नहीं तो बस अनुपचरित। हाँ, अब वो तो मैंने उदाहरण दिए हैं, हाँ, उदाहरण दिए उदाहरण व्यवहार के। उदाहरण के हिसाब निश्चय से, से तो, निश्चय लेकिन से तो जो निश्चय से वो आत्मा ही में, माली, वो माली। हाँ वही माली, तो है ना। मतलब निश्चय तो पूजा बख्शता करने नहीं, वाला, अगर कुछ कर दिया तो हाँ वो है ही वो हो गया, लेकिन व्यवहार ने हाँ, उसको थोड़ा भेद मौका करके दे कहते हैं। दिया, करा कि नहीं। हाँ भेद करके कहते हैं। ये देखो, ये आप देखो, ये हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो, आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। हिंदी व्याकरण में कैसे सिखाते हैं? पूजा करने वाला पुजारी, ऐसे सिखाते ना। ऐसे सिखाते हैं, बोलो हिंदी व्याकरण में, पूजा करने वाला पुजारी, ऐसे सिखाते हैं या कोई दूसरे तरीके से सिखाते हैं? ये तरीका है ना। ऐसे यहाँ सिखा रहे हैं कि कभी कभी तो जीव को मिथ्यात करने वाला ऐसा कहेंगे, और कहीं कहीं पे जीव को ही मिथ्या दृष्टि कह देंगे। तो विकारी पर्यायों के साथ जब जीव को अभेद करके कहा जाए तो अशुद्ध निश्चय का कथन होता है। बस, खत्म बात। अशुद्ध निश्चय का कथन क्यों कहते हैं? उसको अशुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वास्तव में जीव का शुद्ध स्वाभाविक भाव नहीं, टूट जाने वाला है, बदल जाने वाला है, मिट जाने वाला है, इसलिए अशुद्ध है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? और सर उसके ऑल्सो कार्य से उसमें इसका ये मतलब हुआ ना कि आत्मा क्रोध का करता है, हाँ उसका मतलब यही हुआ ना वो सेंटेंस का, आत्मा क्रोधी है मींस आत्मा हाँ, क्रोध करता है, उसका वही मतलब हुआ ना। मतलब तो वो नहीं होता, मतलब तो दोनों में अलग हो जाता है। लेकिन हम आपको फिर वही, आप फिर वही कंफ्यूज हो रहे हो ना। पद्धति सिखा रहे हैं, जिनवाणी में कहने की, समझने की पद्धति सिखा रहे हैं, मतलब एक नहीं है। आत्मा क्रोध का करता है, उसमें स्पष्ट दिखता है कि आत्मा क्रोध से अलग अलग, आत्मा और क्रोध के बीच में 2 अलग अलग संबंध है। आत्मा अलग है, क्रोध अलग है। क्योंकि इसने क्रोध किया था इसलिए इसको क्रोध का करने वाला कह रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मा को क्रोधी कहते हैं तो वहां पे क्रोध आत्मा से अभेद होने के कारण उसके स्वभाव भाव से झलकने लगता So है। basically, आत्मा, sir, हाँ निश्चय is a undisputable statement जिस पे हाँ कोई हाँ डाउट नहीं करना है, हाँ, वो वो उसमें अभेद है। स्थित है, वो हाँ वो गुण उसमें स्थित है, देयर इज स्थित नो है, ऐसा डाउट, है। उसके लिए हाँ, कोई एविडेंस और क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं की है। जरूरत नहीं है, वो लेकिन बिल्कुल सर एकदम उसके वो साथ अभेद कर दिया उसने। टेम्परेरी गुण है, वो सिद्ध है लेकिन हाँ वो टेम्परेरी हाँ गुण है, वो आत्मा को छोड़ हाँ के जाने वाला है, वो उसका स्वभाव हाँ नहीं, हाँ, तो गुण नहीं, इसलिए उसको अशुद्ध विकारी है। पर्याय कहते हैं, उसको विकारी विकार- पर्याय कहते हैं। ध्यान रखना, लेकिन अशुद्ध अशुद्ध है। निश्चय का जो विषयभूत है, अशुद्ध निश्चय की जो विषयभूत वस्तु है वो क्या है? विकारी पर्यायों के साथ जीव को अभेद करके कहना, बस इतना याद कर लो आप। फिर विकारी दोबारा पर्यायों के साथ, है ना, हम्म, विकारी पर्यायों के साथ जीव को अभेद करके कहना। क्रोध कौन करेगा? कि जब भी करेगा जीव करेगा। तो क्रोधी कब कहलाएगा? मात्र क्रोध के ही काल में तो कहलाएगा। मैंने सुबह गुस्सा किया था, अभी मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, तो अभी मुझे आप क्रोधी कहोगे? भाई जब क्रोध कर रहा हो आप उस समय क्रोधी बोलो ना। अभी तो मैं क्रोध नहीं कर रहा, आप लोगों ने, किसी ने मुझे गुस्सा करते हुए देखा, तो आप किस नए से मुझे क्रोधी कह रहे हो? लेकिन सर निश्चय नहीं से तो कहेंगे ना। क्रोध के काल में ही कहेंगे, हम्म, ये भी ध्यान क्योंकि रखना, वो क्योंकि भाव वो उस काल में, क्योंकि है ना। क्रोध आपका परमानेंट गुण नहीं है, वो कभी नहीं आता है, है कभी जाता है, कभी तो जाता है, जिस गुण समय नहीं पर्याय आता है। है। हाँ, यस एग्जैक्टली सर, आई अंडरस्टूड सर। हाँ पर हाँ एकदम सर ये अगर अशुद्ध वो है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। हाँ अशुद्ध है, अगर अशुद्ध है ये क्रोध अशुद्ध भाव है, तो हम हाँ कहेंगे, अगर वो बोलेगा कि उसने क्रोध किया,
और वो निश्चय बोलेगा नहीं वो क्रोधी है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ काल नहीं होगा क्या? नहीं, हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक बात है, क्रोधी है, क्योंकि क्रोध करने वाले को क्रोधी कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, और निश्चय से ठीक है, लेकिन उसको अशुद्ध निश्चय ने के खाते में डाल दिया। अशुद्ध निश्चय लेकिन के खाते में डाला क्यों? क्योंकि वो उसमें चले काल जाने वाला का है। तो नहीं होगा ना। अगर सवेरे क्रोध किया तो शाम को भी निश्चय नहीं से तो यही कहेंगे ना, हाँ वो क्रोधी है। हाँ हाँ, कह सकते हैं, लेकिन हाँ इसलिए उसको अशुद्ध के खाते में डाला। हाँ, बोले अशुद्ध। कोई फायदा नहीं है, अशुद्ध है, वो तो चले जाएगा, हाँ, वो भाव तो चला जाएगा। वो अभेद करके उस बात को कह रहा है। 4 साल पहले चोरी की थी और आज भी चोर कह रहा है, ये चोर है, समझे? चोरी कब की थी? 4 साल पहले, पर आज भी उसको क्या कह रहे हैं? चोर है। अब ये नैगम नए आदि भूतम नैगम नए आदि आपने पढ़े होंगे वहां पे, तो उसको यह समझो कि जब किसी के विकारी भाव को, जीव के विकारी भाव को जीव के साथ अभेद कर दिया जाए, जीव के विकारी भाव को, विकारी भाव जब होगा किसको होगा? जीव को ही होगा ना, और किसी को तो नहीं होगा ना। तो जीव के विकारी भाव को जीव के साथ जब अभेद करके कहा जाए, तो वो अशुद्ध निश्चय का कथन होता है। भाई ये ट्रिक सीख लो आप, और काम हो जाएगा पूरा आपका, समझे? सारी कंफ्यूजन अनडाउटेबल काम है ये। अब नुपुर जी कुछ क्वेश्चन पूछे तो पूछ लो, समय हो गया, उसका आंसर देकर क्लास को विराम देंगे, कल पढ़ेंगे। बोलिए। ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ऐसे कहते हैं कि जीव आत्मा क्रोधी है, आत्मा मिथ्या दृष्टि है, आपने हाँ। समझाया कि उसी काल की बात कर रहे हैं, उससे समझना भी आसान है कि उस काल में, क्योंकि हमारे भाव चेंज हो सकते हैं। व्हाट इफ मल्टीपल भाव आ रहे हो, अगर मुझे क्रोध भी आ रहा है, द्वेष भी हो रहा है एक ही काल में, तो उसमें हाँ, हम क्वेश्चन ऐसे कैसे कथन करेंगे? उसमें तो फिर व्यवहार ने ही भेद भेद के हिसाब से जाएगा। देखो सुनो, कथन तो आप चाहे निश्चय से करो चाहे व्यवहार से करो, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आपको निश्चय से ही कथन करना पड़ेगा, और ऐसी भी कोई शर्त नहीं है कि आपको व्यवहार से ही कथन करना पड़ेगा। लेकिन जहां जहां पे कथन हुआ है, जैसे आगम में तो कथन चेंज नहीं होंगे ना, वहां तो लिखे गए, तो वो जो स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं, उन स्क्रिप्ट्स में कौन सा भाव तो निश्चय का है और कौन सा भाव व्यवहार का है, वो समझने के लिए हम निश्चय व्यवहार का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। पहली बात तो आप ये समझो, क्योंकि वहां तो वो बात चेंज नहीं होने वाली, और वहां पे ये भी उनको तो ये नहीं पता ना कि कब कौन सा जीव किस काल में क्रोध करेगा, उनको तो नहीं मालूम। आप कब क्रोध करने वाले हो या मैं कब क्रोध करने वाला हूँ, वहां तो जीव के समग्र स्वभाव की अपेक्षा से ही कथन किया जाएगा, है ना? अब किताब को नहीं मालूम कि मैं कब क्रोध करूंगा, लेकिन क्रोध के काल में मैं क्रोधी कहलाऊंगा, वहां पे यही बात कही जाएगी। पकड़ में ही बात। अब आप उसका प्रयोग कैसे करते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप तो जैसे मर्जी उसको प्रयोग करो, लेकिन आपके ज्ञान में ये भाव क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? कि जब हम विकारी पर्यायों को जीव के साथ अभेद करके कहते हैं, तो वो अशुद्ध निश्चय का कथन होता है। यानी कि जहां पे भी ऐसा लिखा है जिनवाणी के अंदर कि जीव क्रोधी है या जीव मिथ्या दृष्टि है, तो वहां ऐसा पढ़कर आप ये मत समझ लेना कि मिथ्यात्व जीव का स्वभाव है। वहां पे बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि वहां पे अभेद करने पर भी वो अशुद्ध निश्चय का कथन है, और अशुद्ध निश्चय ने जीव के विकारी भाव को अभेद करके कथन करता है। कथन में से जो भाव निकल कर आता है वो तो ऐसा निकल कर आ रहा है, जब हम कहते हैं कि जीव मिथ्या दृष्टि है, जैसे मैंने क्वेश्चन उठाया ना, कि अगर हमने कहा कि जीव केवल ज्ञानी है, तो सीधा सीधा मतलब निकलेगा एक इंद्रिय को भी केवल ज्ञानी मानो। और जब हमने ये पढ़ा कि जीव मिथ्या दृष्टि है, तो इसका मतलब ये निकल कर आएगा कि जो मिथ्यात्व है वो जीव का स्वभाव भाव है, स्वाभाविक गुण है। और इससे हमें ये मानना पड़ेगा कि जो सिद्धालय में सिद्ध भगवान है वो भी मिथ्या दृष्टि है, ये भी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वो जीव है, और आप कहते हो जीव मिथ्या दृष्टि है, तो आप उन्हें भी मिथ्या दृष्टि मानो। तो वहां पे ये क्लेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि हाँ, हमने जीव को उसके विकारी भाव से अभेद करके कहा है, लेकिन वो अशुद्ध निश्चय का कथन है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। आप वहां पे ये अर्थ मत निकाल लेना कि वहां सिद्धों को भी तुम मिथ्या दृष्टि मान लो और एक इंद्रिय को भी केवल ज्ञानी मान लो, ये गड़बड़ मत कर देना। इस गड़बड़ को, इस मिस्टेक को दूर करने के लिए ये नए का कथन चल रहा है यहाँ पे, ये नए का भाव समझा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन उठाने वाला, तर्क उठाने वाला, मैं जैन हूं ना, तो मैं जैन ग्रंथों पे तर्क नहीं उठाऊंगा, लेकिन अन्य मती, जैसे हम अन्य लोगों के ग्रंथों पे क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसे वो हमको कहेंगे देखो आपके यहाँ लिखा है जीव मिथ्या दृष्टि है, बोलो सिद्ध भगवान जीव है या नहीं है? कि हाँ है, तो वो मिथ्या दृष्टि हुए, क्योंकि आपके यहाँ लिखा है जीव मिथ्या दृष्टि है। आपके यहाँ लिखा है जीव केवल ज्ञानी है, लिखा है ना? कि हाँ है, तो एक इंद्रिय भी केवल ज्ञानी हुआ, फिर तो मैं भी केवल ज्ञानी हूँ, क्योंकि लिखा है जीव केवल ज्ञानी है। क्या अर्थ करोगे, क्या भाव समझाओगे उसको, कैसे उसके कुतर्क का आंसर दोगे अपने तर्क से? तो वहां उसको समझाना पड़ेगा कि भैया जीव के विकारी भाव को जीव के साथ अभेद करके कथन करने वाला अशुद्ध निश्चय है, और अशुद्ध निश्चय ऐसे ही कथन करता है
कि मिथ्यात्व के काल में जीव को मिथ्या दृष्टि कहता है, अर्थात मिथ्यात्व के साथ जीव को मिथ्या दृष्टि कहता है, क्रोध के साथ सहित जीव को क्रोधी कहता है, अशुद्ध पर्यायों के साथ होने वाले जीव को उन अशुद्ध पर्यायों के साथ उस जीव को अभेद कर देता है। ऐसा ही कहेगा, जीव कषाई है, जीव मिथ्या दृष्टि है, जीव पापी है, ऐसे ही कथन करे। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? तो घबराना नहीं, डरना नहीं, अशुद्ध निश्चय का कथन है भैया, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। साइकोलॉजी समझा रहे हैं आपको, कथन पद्धति की साइकोलॉजी क्या है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अब इस पर तो जितना मंथन करोगे उतना निकल कर आएगा, घबराओ नहीं। पर ये सर समझ लो खुद ध्यान से। सर अगर ये कहते हैं जीव केवल ज्ञानी है, तो इस वक्त हाँ। ये भी अशुद्ध निश्चय नहीं हुआ? ना 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 ना, ये अशुद्ध निश्चय नहीं है, क्योंकि वो विकारी पर्याय नहीं है। हाँ, वही मेरे को क्लियर करना था सर, हो गया। तो वो शुद्ध निश्चय। अब शुद्ध निश्चय में उसका आंसर देंगे, चिंता मत करो। ये याद रखो, अशुद्ध निश्चय का मतलब सिर्फ और सिर्फ विकारी पर्यायों से है, और दूसरी पर्यायों से अशुद्ध निश्चय का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर जब विकारी पर्यायों से अशुद्ध निश्चय का लेना देना है, तो अविकारी पर्यायों का किससे लेना देना है? कि वो शुद्ध निश्चय से है। तो वो शुद्ध निश्चय 3 प्रकार का होता है, वो हम कल पढ़ेंगे, अभी समय। ठीक, सभी को आकुलता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पढ़ा दूंगा। विकारी पर्याय हो गई, मैं क्रोधी हूँ, मैं रागी हूँ, या मैं द्वेषी हाँ हूँ। लेकिन जैसे हाँ। मैं पूछता हूँ, ये भी विकारी पर्याय में आएगा। क्या? जैसे मैं द्वेषी हूँ, मैं रागी हाँ। हूँ, मोही हूँ, या मैं व्रती हूँ, ये सब तो विकारी पर्याय हो गई। तो मैं हंसता हूँ, ये भी विकारी पर्याय होगी? नहीं, देखो, हाँ हंसता भी, क्योंकि हास्य कषाय है। लेकिन मैं स्त्री हूं, अगर हम ऐसा कहेंगे तो ये अशुद्ध निश्चय का कथन नहीं है। नहीं, वो तो नहीं, लेकिन जैसे मैं वो, हंसता हूँ। हाँ हंसता हूं, मैं हंसता हूं, ऐसा कहना ये भी अशुद्ध निश्चय का कथन है, क्योंकि हंसना एक कषाय है। ठीक, मतलब कषाय है ना। हाँ स्पेसिफाई करके डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। ये कसाय में आता है, हास्य कसाय में। कषाय मत, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद आदि, ये 25 कषाय हैं। तो इसमें जो भावी कषाय होंगी, जो भाव कषाय की अपेक्षा से बातें होंगी, द्रव्य कषायों की बात नहीं है यहाँ पे, जो भाव कषायों की अपेक्षा से बातें होंगी, उन विकारी पर्यायों के साथ हम जब जीव को अभेद करके बोलेंगे, अभेद करके कहेंगे, हास्य यानी कि राग करने वाला हूं या मैं रागी हूं, तो राग करने वाला हूं यह व्यवहारने का पक्ष है, पर मैं रागी हूं तो ये तो ये अशुद्ध अशुद्ध निश्चय का कथन है, क्योंकि हमने उसके विकारी भाव को उस जीव के साथ क्या कर दिया? अभेद कर दिया। सर अब इसमें एक है, मैं बुद्धिमान हूँ, हाँ तो ये विकारी भाव तो नहीं है? हाँ, तो पर कहाँ लिखा नहीं, है ये? पर ये सर इसी बुक में है, गाइड में। हाँ पढ़ो, वो उसमें ये लिखा होगा किसके साथ है, कौन से ने का भेद है, वो ये भी नहीं लिखा सर, है। वो क्वेश्चंस हैं कि इस निम्न कथन किस नय के हैं। मैं हाँ, किस ने के? बुद्धिमान हूँ। हाँ, तो ये हाँ उसमें वो आपको आंसर करना है कि ये क्या, हाँ किस कैटेगरी में आएगा, हाँ। किस अब नय उसमें में थोड़ी आएगा। मेहनत करो, मेहनत करोगे तो समझ में आएगा। सारे आंसर मुझसे मत लो। मेहनत करो थोड़ी सी, नहीं समझ में आएगा फिर मैं समझाऊंगा, कोई बात नहीं। सर बुद्धिमान भी विकारी में ही आएगा, क्योंकि नहीं, क्योंकि जीव ज्ञाता दृष्टा उसका वो तो ज्ञान उसका स्वभाव हो गया ना जीव का, हाँ जी, अशुद्ध निश्चय नहीं होएगा ये भी। ज्ञान गुण हो नहीं गया। नहीं नहीं, सुनो, ये अशुद्ध निश्चय का कथन नहीं है। ये शुद्ध निश्चय ने का आएगा। हाँ, अब आपको जब शुद्ध निश्चय पढ़ोगे हाँ, तब समझ में आएगी। ओके। हमें फिर ध्यान रखो, मैं ज्ञानी हूं या बुद्धिमान हूं, तो बुद्धिमान होना या ज्ञानी होना ये कोई विकारी भाव थोड़ी है। नहीं है। हाँ, ये कोई विकारी भाव थोड़ी है। विकारी भाव क्या है? जो कषाय और पाप से संबंधित है, वो विकारी भाव है। बुद्धिमान होना कौन सा पाप है, या बुद्धिमान होना कौन सी कषाय है? हम्म हम्म अशुद्ध निश्चय का सीधा सीधा कथन कषायों से है या विकारी भावों से है। पहले ये नहीं समझो कि जिसके साथ उसको अभेद कर रहे हैं, जीव को अभेद कर रहे हैं, वो वस्तु किसके साथ कर रहे हैं? क्रोध के साथ कर रहे हैं। अब मैं ज्ञानी हूं, हम्म मैं ज्ञानी हूं, बोलो, अब इसको अशुद्ध निश्चय कहोगे क्या? शुद्ध निश्चय ने का नहीं है। नहीं नहीं है। लेकिन शुद्ध निश्चय में भी कौन से शुद्ध निश्चय है वो बात करें। हम्म ठीक है, वो कौन सा शुद्ध निश्चय है उसकी हम बात करेंगे जब हम शुद्ध निश्चय को पकड़ेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है ना, पकड़ में ही बात। व्यवहार ने अच्छे से समझ लो, शुद्ध निश्चय तो ऐसे चुटकियों में समझ में आएगा। कुछ भी निश्चय को समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है।
सिर्फ इतना सा है कि वहां जो प्रोपोजिशंस लगाए थे वो यहाँ से अभेद कर दिए जाएंगे बस। पर अशुद्ध निश्चय ने का एक ही भाव, जितना भी विकारी भाव है वो सारा एक खाते में चला गया। उसके लिए कोई 2 नए खाते नहीं बनाए, शुद्ध निश्चय ने के 3 खाते बनाए। तो हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।